विनाशकारी जादूगर सी 331 अध्याय 331 331 अध्याय 331 कृपया मुझे एक बार कालकोठरी में जाने दीजिए। कालकोठरी के अंदर लिन मोयू की मरे हुए लोगों की सेना ने एक और हमला किया। लिन मोयू मरे हुए सैनिकों की सेना के पीछे पीछे चल रही थी। उनकी आंखों में निराशा की झलक थी। अभी अभी उसने क्लियर वाटर जेम का इस्तेमाल किया था, जिससे उसे पानी से होने वाले नुकसान से 50% प्रतिरक्षा प्राप्त हुई, लेकिन उसे कोई नया कौशल हासिल नहीं हुआ। हालांकि यह मामूली निराशा केवल एक क्षण के लिए ही रही, क्योंकि लिन मोयू की निगाहें एक बार फिर दृढ़ हो गईं। उनकी नौकरी पहले से ही काफी प्रभावशाली थी और कुछ और कौशल हासिल करना तो बस सोने पर सुहागा होता, कोई वास्तविक बदलाव नहीं। अपनी मौजूदा नौकरी में महारत हासिल करना ही असली रास्ता था। हेल डिफिकल्टी लेवल में राक्षसों की ताकत और उनकी संख्या दोनों में काफी वृद्धि हो गई थी। इसी के अनुरूप प्राप्त अनुभव भी काफी अधिक था। लिन मोयू ने अनुमान लगाया कि एक रन पूरा करने के बाद उसे लगभग 5% अनुभव प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब ये था कि उसे लेवल बढ़ाने के लिए लगभग 10 बार खेलना होगा। न ज्यादा तेज और न ज्यादा धीमा, बस कुछ घंटे। वहां बड़े और छोटे कालकोठरी थे, और जल देवता आंगन का कालकोठरी अपेक्षाकृत छोटा था, जो केवल 2 भागों में विभाजित था। 18 आंगनों के अलावा केवल एक ही महल था। उस विशाल महल का केवल एक ही मालिक था। इसे हराना बहुत जल्दी हो गया। इस बार अनडेड सेना ने न तो कोई राक्षस मारा और न ही वहां रुकी, बल्कि 8-2-0 राक्षसों को घसीटते हुए सीधे अंतिम आंगन की ओर धावा बोल दिया। लिन मोयू ने स्तंभों पर खुदी हुई नक्काशी को ध्यान से देखने में समय बर्बाद नहीं किया और सीधे मरे हुए सैनिकों की सेना के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। महज 12 मिनट में वे अंतिम प्रांगण तक पहुंच गए। इस समय बड़ी संख्या में कंकाल योद्धाओं के सिर राक्षसों से ढके हुए थे और उन पर लगातार हमले हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके सिर पर बार बार घूंसे मारे जा रहे हों। पिछली ड्रीम डिफिकल्टी की तुलना में आक्रमण शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। लिच जनरल भी थोड़े अधिक सतर्क हो गए। कम से कम 3 लिच जनरल एक साथ उपचार मंत्रों का जाप कर रहे थे। वसंत जल की अप्सराओं से घिरे ये कंकाल व्यवस्थित पंक्तियों में खड़े थे, और कंकाल जादूगरों ने एक साथ हमला किया। इससे कार्यकुशलता में काफी सुधार हुआ। लाश विस्फोट का इस्तेमाल किए बिना भी लगभग 1000 जलपरियों को नष्ट करने में केवल 5 मिनट लगे। 18वें मिनट में लिन मोयू भावर में कूद गई। इसके बाद कंकाल योद्धाओं ने महल के दरवाजों को तोड़ दिया और त्रिशूल से हो रहे मूसलाधार हमलों को सहते हुए अंदर घुस गए। महल की दूसरी यात्रा के दौरान लिन मोयू ने ध्यान से देखा कि त्रिशूल पहले से अलग था। ऐसा प्रतीत होता था कि इसने अपनी कुछ आध्यात्मिक प्रकृति खो दी है। उस पर लगा रत्न गायब हो गया था। पीछे मुड़कर देखने पर पता चला कि स्तंभ पर लगी जल देवता की बांसुरी भी गायब थी। भविष्य में न तो क्लियर वाटर जेम्स होंगे, न ही वाटर गॉड की बांसुरी या चाबी। कंकालों ने पहले ही त्रिशूल से युद्ध शुरू कर दिया था। जड़े हुए रत्न के बिना त्रिशूल स्पष्ट रूप से कमजोर था। घिर जाने और हमला होने के बाद इसने सीधे जल देवता प्रक्षेपण को आमंत्रित किया। इसका स्वरूप पहले जैसा ही परिचित था, और इसका कवच कलाकृति के समान ही उत्कृष्ट था। इसके बाद कंकालों ने इस कलाकृति को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और रौंद डाला। लेवल 37 हेल डिफिकल्टी वाले डंजन के बॉस के रूप में वाटर गॉड प्रोजेक्शन की ताकत औसत थी। इसकी क्षमताएं काफी शक्तिशाली थीं, खासकर फ्रीजिंग क्षमता, जो भयावह क्षति पहुंचा सकती थी और यहां तक कि सामान्य टीमों को भी नष्ट कर सकती थी। लेकिन संयोगवश उसका सामना लिन मोयू की एंडेड सेना से हो गया। न केवल कंकाल जमे हुए होने से मुक्त हो सकते थे, बल्कि नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए लिच जनरल भी वहां मौजूद थे। जल देवता का प्रक्षेपण 3 मिनट से अधिक नहीं चल सका। जब लिन मोयू का नया रिकॉर्ड सामने आया, तो पूरे डंजन पैलेस में हंगामा मच गया। 22 मिनट 58 सेकंड। रफ्तार वह तो और भी तेज थी। इससे डोनफेंग याओ की धारणा पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। डोनफेंग याओ के लिए 10,000 अंकों का कोई खास महत्व नहीं था। लेकिन लिन मोयू के रिकॉर्ड ने उन्हें इस बात पर विश्वास करने से रोक दिया। हेल डिफिकल्टी लेवल के डंजन को अकेले पार करना ही अविश्वसनीय था, इस रिकॉर्ड की तो बात ही अलग है। उसकी तार्किक सोच के अनुसार लिन मोयू के लिए ये हासिल करना बिल्कुल असंभव था, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो।
क्या ऐसा हो सकता है कि कालकोठरी के अपग्रेड के बाद नरक स्तर के राक्षस वास्तव में उतने शक्तिशाली नहीं थे? यही एकमात्र संभावना है। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। डोन फैंग याओ अपने संदेहों को लेकर कालकोठरी में दाखिल हुई। 2 मिनट से भी कम समय में वह दयनीय हालत में वापस बाहर भागी आई। जैसे ही वह कालकोठरी से बाहर निकली, 3 जल प्रजातियां उसके पास आई और उसे सीधे सीधे वहां से चले जाने के लिए राजी करने लगी। अगर वह पीछे हटने में पर्याप्त तेजी नहीं दिखाती, तो शायद वह कालकोठरी के अंदर ही मर जाती। डोन फेंग याओ को मन में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, साथ ही उसे अपने पिछले विचारों पर मूर्खता का भी एहसास हो रहा था। हेल डिफिकल्टी ही थी, ये कभी कम नहीं हुई थी। उसके पास ड्रीम डिफिकल्टी को अकेले पार करने की क्षमता भी नहीं थी, फिर भी उसने हेल डिफिकल्टी को अकेले पार करने के बारे में सोचा। यह तो सरासर हास्यास्पद था। तुम्हें क्या हुआ है? पास से एक शांत आवाज आई। डोन फेंग याओ लिन मोयू को देखने के लिए मुड़े। लिन मोयू हमेशा की तरह शांत दिख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कालकोठरी को पूरी तरह से साफ कर दिया हो। फिर भी, उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वह कभी किसी लड़ाई में शामिल हुआ हो। उनकी सांस लेने के तरीके में भी कोई बदलाव नहीं आया था। डोन फेंग याओ का चेहरा काफी भयावह था, मौत से बाल बाल बचने के कारण वह सदमे में थी। डोन फेंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं है। अरे, डोन फेंग याओ कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि लिन मोयू कालकोठरी में वापस प्रवेश कर चुकी है। उसके शब्द बीच में ही रुक गए। डोन फेंग याओ की आंखें अचानक घूम गईं और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे ये पता लगाना होगा कि तुम इस कालकोठरी को कैसे पार कर रहे हो। वह कहीं नहीं गई, बल्कि कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर इंतजार करती रही। लगभग 20 मिनट बाद लिन मोयू कालकोठरी के बाहर फिर से प्रकट हुई। डोन फेंग याओ ने कालकोठरी के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करते हुए कहा, लिन मोयू, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? लिन मोयू ने उसकी ओर देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक शाही राजकुमारी उससे किस प्रकार की कृपा की अपेक्षा कर सकती है। डोन फेंग याओ की आवाज थोड़ी नर्म हो गई, क्या आप मुझे एक बार कालकोठरी से गुजार सकते हैं, बस एक बार? लिन मोयू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करना चाहती है। क्या आपके लिए टीम ढूंढना आसान नहीं है? डोन फेंग याओ ने कहा, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि उन्नत जल तत्व कालकोठरी कैसी है, क्या आप देख सकते हैं? मेरे पिता और उग्र देवता अच्छे दोस्त हैं, आप कह सकते हैं कि हम एक तरह से रिश्तेदार हैं। कृपया, बस एक बार, मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्लियर वाटर क्रिस्टल फ्रेगमेंट्स के अलावा, वाटर गॉड कोर्टयार्ड कालकोठरी से और कुछ भी नहीं मिलेगा। उसने यही तरीका अपनाया। चाहे कितनी भी जानकारी हो, वह लिन मोयू को कालकोठरी साफ करते हुए स्वयं देखने के बराबर नहीं होगी। उसे यह पता लगाना था कि लिन मोयू आखिर इसे कैसे पार कर रही थी। इसलिए उसने अपना अहंकार और घमंड त्याग कर पहली बार किसी से मदद मांगी। लिन मोयू के लिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था कि वह किसी को साथ लाता है या नहीं। ज्यादा से ज्यादा कालकोठरी को एक बार फिर से चलाने में केवल 20 मिनट का समय ही बर्बाद होगा। यह देखकर कि लिन मोयू अभी भी सहमत नहीं हुई है, डोन फेंग याओ ने कहा, अगर आप मुझे एक बार कालकोठरी से ले जाएं, तो मैं आपको शाही पुस्तकालय ले जाऊंगी। शाही पुस्तकालय में बहुत सी ऐसी जानकारी है जो बाहर नहीं देखी जा सकती, जिनमें से कुछ के बारे में तो उग्र देवता भी नहीं जानते। लिन मोयू की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। ये स्थिति विचार करने लायक लग रही थी। लिन मोयू के चेहरे के भावों में आए बदलाव को देखकर डोन फेंग याओ ने मन ही मन सोचा कि उसे एक मौका मिल गया है, और तुरंत इसका फायदा उठाते हुए आधे अधूरे मन से विनती करते हुए कहा, चलिए, इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होगा। सिर्फ एक बार? लिन मोयू ने पूछा। डोन फेंग याओ ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, बस एक बार। ठीक है फिर। लिन मोयू को सहमत होते देख डोन फेंग याओ खुशी से उछलने कूदने लगी। पार्टी बनाएं, कूलडाउन रीसेट करें, कालकोठरी में प्रवेश करें। डोन फेंग याओ बिना पलक झपकाए लिन मोयू को घूरती रही। वह खुद देखना चाहती थी कि लिन मोयू कालकोठरी को कैसे पार करती है। उन दोनों में क्या अंतर था? उनके स्तर लगभग समान थे, तो फिर इतना बड़ा अंतर क्यों था? अगले ही पल, उसके चेहरे के भाव आश्चर्यजनक रूप से अजीब हो गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका मुंह इतना खुल गया कि मानो उसमें कुछ अंडे समा सकते थे।
लिन मोयू की मरे हुए सैनिकों की सेना आंगन में घनी संख्या में प्रकट हुई, फिर कालकोठरी के राक्षसों को अपने साथ घसीटते हुए आगे बढ़ी। लिन मोयू ने स्तब्ध डोनफेंग याओ की ओर देखा और कहा, खोई खोई मत रहो, चलो चलते हैं। डोनफेंग याओ आखिरकार होश में आए और बोली, ओह! जो अमानवीय रूप से हमला करती थी, अब अनुशासित ढंग से कार्य कर रही उस अमृत सेना को देखकर डोनफेंग याओ को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, और वह बुदबुदाया, क्या ये सब तुम्हारे ही आदेश हैं? लिन मोयू ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा, क्या उसकी अनडेड आर्मी पहले से ही मशहूर नहीं थी? यह शाही राजकुमारी ऐसे क्यों व्यवहार कर रही थी मानो वह अभी अभी अंतरिक्ष से लौटी हो? लिन मोयू ने कहा, मेरी नौकरी के बारे में सारी जानकारी साम्राज्य में होनी चाहिए, आप वापस जाकर इसकी जांच कर सकते हैं। डोनफेंग याओ ने ओह की आवाज निकाली, वास्तव में अपनी स्थिति के कारण वह अधिकांश जानकारी तक पहुंच सकती थी। भले ही वह इसे देख न सके, क्या उसके पास अभी भी उसके पिता नहीं थे? उसने अपने सदमे को दबाने की पूरी कोशिश की और लिन मोयू के पीछे पीछे अंतिम प्रांगण तक गई, जहां उसने भावर देखा। उसने सोचा कि लिन मोयू इन राक्षसों को मारने की जहमत नहीं उठाएगी और सीधे भंवर में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन फिर कंकाल इकट्ठा होने लगे और कंकाल जादूगरों ने अपने हमले तेज कर दिए। तेज रोशनी के कारण डोनफेंग याओ की आंखें चौंधिया गईं। वह तीव्र मौलिक उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती थी। कंकाल जादूगरों के हमले बहुत शक्तिशाली थे। महज कुछ ही मिनटों में सभी स्प्रिंग वाटर स्प्राइट्स को हटा दिया गया। डोनफेंग याओ को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। बस इतना ही, लिन मोयू ने लापरवाही से जवाब दिया और भांवर में कूद गई। जहां दूसरों को राक्षसों को एक एक करके मारना पड़ता था, वहीं लिन मोयू ने उन सभी को एक साथ इकट्ठा किया और एक ही बार में उन सभी का सफाया कर दिया। इतनी दक्षता के साथ, अगर ये तेज ना हो तो यह अजीब बात होगी। डोनफेंग याओ को आखिरकार समझ आ गया कि लिन मोयू की कालकोठरी साफ करने की गति इतनी तेज क्यों थी। जब तक वे महल में प्रवेश नहीं कर गए और कंकालों ने जल देवता की प्रतिमा को घेर कर मार डाला, फिर वे कालकोठरी से बाहर निकल गए। डोनफेंग याओ अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। अपना वादा याद रखना, लिन मोयू ने ये शब्द कहकर उसे छोड़ दिया और दल को कालकोठरी में फिर से अकेले ही आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ एक बार होगा, और यह बिल्कुल भी दूसरी बार नहीं होगा। यह महज एक लेन देन था, और अब जबकि डोनफेंग याओ को सामान मिल गया था लेकिन उसने भुगतान नहीं किया था, लिन मोयू को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह अपने वादे से मुकर जाएगी। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 332। अध्याय 332। अध्याय 332। गहरे रूप से प्रभावित डोनफेंग याओ अंततः दूसरी नौकरी बदलने के लिए तैयार। डोनफेंग याओ को पता ही नहीं चला कि वह इंस्टेंस डंजन हॉल से कैसे बाहर निकली। इस अनुभव के बाद उसका लेवल बढ़ाने का मन ही नहीं रहा। लिन मोयू के प्रदर्शन ने उसे गहरा सदमा पहुंचाया था। घर लौटने के बाद ही डोनफेंग याओ धीरे धीरे ठीक होने लगी। वह तुरंत उस बुजुर्ग को ढूंढने के लिए दौड़ी। वह लिन मोयू के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। आधे घंटे से भी कम समय में लिन मोयू के बारे में हर तरह की जानकारी डोनफेंग याओ के हाथ में आ गई थी। जानकारी पूरी तरह से विस्तृत नहीं थी और कुछ विवरण गायब थे। उदाहरण के लिए, प्राचीन युद्ध क्षेत्र में लिन मोयू के अनुभवों और रसातल में उसके द्वारा किए गए शहर नरसंहार के कुछ अंश शामिल नहीं थे। हालांकि खुले में घटी लगभग हर घटना को रिकॉर्ड किया गया था। डोनफेंग याओ आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ पढ़ रही थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि किसी व्यक्ति के अनुभव इतने पौराणिक हो सकते हैं। जब वह अपने कौशल को निखार रही थी, तब तक लिन मोयू पहले ही उभर कर सामने आ चुकी थी। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत जल्दी ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ गया था। नौकरी बदलने से लेकर अब तक महज आधे साल से थोड़े अधिक समय में वह लेवल 1 से लेवल 39 तक पहुंच गया है, और दूसरी बार नौकरी बदलने की संभावना भी बनी हुई है। लिन मोयू की समतलीकरण गति की तुलना में ऐसा लग रहा था मानो वह रॉकेट पर सवार हो। डोनफेंग याओ बहुत आहत हुई। उसे लगा कि उसकी तुलना में वह कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय परीक्षा में प्रथम स्थान, पेशेवर प्रतियोगिता में दोहरी जीत, सैकड़ों वर्षों से न टूटे रिकॉर्ड तोड़ना। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में उसने राक्षसों को ऐसे मारा जैसे कुत्ते उनका वध करते हो। हाल ही में उन्होंने अकेले ही 10,000 ड्रैगन की सेना का सफाया कर दिया और तुरंत ही एक ईश्वरीय सेनापति बन गए।
इनमें से प्रत्येक उपलब्धि अपने आप में ऐतिहासिक थी। इनमें से कोई एक अनुभव भी जीवन भर गर्व करने के लिए काफी होगा। ऐसे में एक ही व्यक्ति में इतने सारे अनुभवों का होना तो और भी बड़ी बात है। और कुछ ऐसी बातें भी थीं जो उस जानकारी में शामिल नहीं थी। डोन फेंग याओ को लाखों बार झटका लगा, वह काफी देर तक अवाक रह गई। अंततः मिली जानकारी में यह उल्लेख किया गया कि लिन मोयू बाय युवान की शिष्या थी। इससे डोन फेंग याओ का अविश्वास और भी बढ़ गया। क्या वह क्रोधित देवता का शिष्य नहीं है? वह बाय देवता का शिष्य कैसे बन गया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके दो शिक्षक हों? अरे बाप रे! डोन फेंग याओ की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जिसे एक ही समय में दो शीर्ष स्तरीय दिव्य स्तर के विशेषज्ञों द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया हो। डोन फेंग याओ को अब यकीन हो गया था कि लिन मोयू एक अद्वितीय प्रतिभा की धनी थी, लगभग असाधारण। लगभग 1000 वर्षों में कोई भी उनके स्तर तक नहीं पहुंचा था। फिर उसने लिन मोयू के पारिवारिक रिश्तेदारों को देखा। लिन मोहन तो उसकी एक बहन है। अगर वह इतना प्रतिभाशाली है तो उसकी बहन भी कम प्रतिभाशाली नहीं होनी चाहिए। जिज्ञासावश डोन फेंग याओ ने लिन मोहन के बारे में जानकारी मांगी। लिन मोहन की जानकारी पढ़ने के बाद उसे और भी बुरा लगा। लिन मोयू पहले से ही काफी क्रूर था, लेकिन उसकी बहन उससे भी कहीं ज्यादा क्रूर थी। इस परिवार में किस तरह के सनकी लोग हैं? डोन फेंग याओ ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। लिन मोहन की जानकारी बहुत सरल थी, जिसमें केवल इतना बताया गया था कि वह 1.5 साल पहले जिया कैपिटल अकादमी में शामिल हुई थी और फिर उसे जेनेसिस अकादमी में पदोन्नत किया गया था। 6 महीने पहले ही वह 69वें स्तर पर पहुंच चुकी थी और जेनेसिस अकेडमी में तीसरी बार नौकरी बदलने की तैयारी कर रही थी। 1.5 साल के भीतर उसने एक नौकरी से दूसरी नौकरी में बदलाव किया। डोन फेंग याओ पूरी तरह से भ्रमित था। उसके हाथों में मौजूद जानकारी जमीन पर गिर गई और वह काफी देर तक संभल नहीं पाए। याओ याओ, क्या हुआ? एक आवाज सुनाई दी और आलीशान कपड़े पहने डोन फेंग ही चलकर वहां आ गई। वह दिखने में डोन फेंग याओ से 5 से 6 गुना मिलता जुलता था। उसकी भौहें सुडौल और चेहरा आकर्षक था। उसकी ताकत शायद बाय युवान और यान कुआंगशिन के बराबर न हो, लेकिन खूबसूरती के मामले में वह उन दोनों को मात दे सकता था। डोन फेंग याओ की खूबसूरती का मुख्य श्रेय उन्हें ही जाता था। डोन फेंग यी ने किसी सम्राट की तरह कोई अभिमान दिखाए बिना आगे बढ़कर डोन फेंग याओ के लिए जमीन पर गिरे हुए कागजात उठाए। इस समय वह सिर्फ एक पिता थे, एक स्नेहशील पिता। लिन मोयू के बारे में जानकारी से भरे कागजात देखकर डोन फेंग यी ने मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया कि क्या हो रहा है। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी बेटी उदास महसूस कर रही थी और उसे दिलासा देने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, लिन मोयू वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जो 1000 वर्षों में दुर्लभ है। पुराने जमाने के बाय गॉड से भी बेहतर। याओ याओ ने लिन मोयू के बारे में जानकारी खोजने के बारे में क्यों सोचा? आप उसे जानते तो नहीं होंगे, है ना? डोन फेंग याओ ने कहा, आज जब बड़े बुजुर्ग मेरे लिए ब्लड पाइथन का मांस लेने गए, तो मैंने उसे देखा। वह न केवल बाय भगवान का शिष्य है, बल्कि रेजिंग गॉड का भी शिष्य है। ओह! डोन फेंग ही थोड़ा हैरान हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दोनों उसे स्वीकार कर लेंगे। लगता है वह वाकई असाधारण है। भविष्य में, याओ याओ उससे और अधिक बातचीत करने की कोशिश कर सकती है। तुम दोनों प्रतिभाशाली हो और दोस्त बन सकते हो। डोन फेंग याओ ने मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ कहा, उसके सामने मैं क्या हूं? फिर उसने कहा, पिताजी कृपया इस जानकारी को देखिए। डोन फेंग याओ ने लिन मोहन के बारे में जानकारी डोन फेंग ही को सौंप दी। उनकी राय में, लिन मोहन और भी रहस्यमय था। इसे पढ़ने के बाद डोन फेंग ही ने आह भरी, लिन मोहन उस व्यक्ति का शिष्य है। ये भाई बहन शीर्ष स्तर के प्रतिभाशाली हैं और इन्हें नाराज नहीं किया जाना चाहिए। डोन फेंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, मुझे याद रहेगा। डोन फेंग यी ने एक बार उसे साम्राज्य में मौजूद कुछ शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों के बारे में बताया था। बाय युवान, यान कुआंगशिन, मिंग एनवेन, निंग ताइरान, हर कोई एक शीर्ष स्तरीय अस्तित्व था। और उनके ऊपर एक और था। डोन फेंग यी के शब्दों में, वह व्यक्ति न केवल साम्राज्य का स्तंभ था बल्कि संपूर्ण मानव जाति की आधारशिला भी था। जब डोन फेंग यी युवा थे, तब वे उस व्यक्ति के शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने उन्हें कभी महत्व नहीं दिया।
यहाँ तक कि जब डोनफेंग ये दिव्य स्तर के विशेषज्ञ बन गए, तब भी उन्हें इस बात का अफसोस रहा। लिन मोयू ने जल देवता के आंगन में खेती करना जारी रखा। प्रत्येक प्रयास से उसके अनुभव में लगभग 5% की ही वृद्धि हुई, लेकिन दक्षता फिर भी काफी अच्छी थी। 39वें स्तर की दिव्य शक्ति ने लिन मोयू को आश्चर्यजनक रूप से तेजी से ठीक होने की क्षमता प्रदान की। लगातार 10 बार कालकोठरी में खेलने के बाद भी लिन मोयू को जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। थकान दूर करने वाली औषधियों का असर पूरी तरह से खत्म हो गया था। कालकोठरी में बार बार अभ्यास करने के बाद वह हर बार 2 क्लियर वाटर क्रिस्टल फ्रेगमेंट प्राप्त कर सकता था। 10 बार चलाने के बाद लिन मोयू के पास 20 टुकड़े थे, जिनसे 4 क्लियर वाटर क्रिस्टल बने। लिन मोयू ने क्लियर वाटर क्रिस्टल में से 2 को मिलाकर एलिमेंटल गॉड स्टोन में परिवर्तित कर दिया। तत्वीय ईश्वर पत्थर अग्नि, विष, पृथ्वी, प्रकाश, जल तीसरे नौकरी परिवर्तन के दौरान नौकरी के उत्थान की संभावना को 25% तक बढ़ाता है। तत्वीय ईश्वर पत्थर अग्नि, पृथ्वी, प्रकाश, जल तीसरे नौकरी परिवर्तन के दौरान नौकरी के उत्थान की संभावना को 20% तक बढ़ाता है। एलिमेंटल गॉड स्टोन में प्रत्येक अतिरिक्त तत्व के लिए जॉब सब्लिमेशन की संभावना 5% बढ़ जाती है। लिन मोयू मौलिक क्रिस्टलों की खोज जारी रखेगी और जॉब सब्लिमेशन की संभावना को बढ़ाने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक क्रिस्टलों को फ्यूज करने का प्रयास करेगी। तीसरी बार नौकरी बदलने के दौरान नौकरी से संबंधित बदलाव की प्रक्रिया सबसे कठिन थी। कई दिग्गज पेशेवरों ने दूसरी नौकरी बदलने के दौरान नौकरी में बदलाव का अनुभव किया। हालांकि तीसरी नौकरी बदलने के दौरान दूसरी नौकरी में बदलाव का प्रयास करने की सफलता दर बेहद कम रही। वर्तमान में 10 से भी कम लोगों ने 2 बार नौकरी में बदलाव किया है। 2 बार नौकरी में बदलाव करना केवल 3 प्रतिभाओं के होने के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कालकोठरी में लिन मोयू ने अपने अनुभव पर गौर किया। स्तर 40.00%। अंततः स्तर 40। अपने दिल में थोड़ी सी खुशी लिए लिन मोयू ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप रहा था। लेवल 40 पर पहुंच गया, आखिरकार दूसरी बार नौकरी बदलने के लिए तैयार हूं। उस अनुभव को ठीक कर दिया गया था। उसने चाहे कितने भी राक्षसों को मार डाला हो, उसे प्राप्त होने वाला अनुभव शून्य था। विशेषताओं में भी कोई वृद्धि नहीं हुई और 820 पर भी स्तर 39 जैसा ही स्वरूप बना रहा। आगे सुधार करने के लिए वह केवल नौकरी परिवर्तन समारोह में भाग ले सकता था और दूसरी बार नौकरी परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी कर सकता था। उससे पहले चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, कोई प्रगति नहीं होती थी। उनका सर्वोच्च गुण आध्यात्मिकता था, जो 26,830 तक पहुंचा। शक्ति, चपलता और जीवन शक्ति के सभी गुण 4006 थे। कुल विशेषताओं की संख्या 38,848 तक पहुंच गई, जो अन्य स्तर 39 के पेशेवरों से कहीं अधिक है। लेवल 39 के सामान्य पेशेवरों के पास कुल मिलाकर लगभग 15,000 गुण होने चाहिए। दुर्लभ पेशेवरों के पास कुल मिलाकर लगभग 20,000 गुण थे। दिग्गज पेशेवरों के पास स्तर 39 पर लगभग 23,000 के कुल गुण थे, जो दुर्लभ पेशेवरों की तुलना में 5,000 अधिक थे। सामान्य पेशेवरों की तुलना में समान स्तर के दिग्गज पेशेवरों के गुणों में कुल मिलाकर 8,000 से अधिक का अंतर था, जो 50% से अधिक था। प्रत्येक पेशे की विशेषताओं के आधार पर वे 1 या 2 गुणों की ओर झुकाव रखेंगे, लेकिन कुल विशेषताओं में अंतर महत्वपूर्ण नहीं था। दूसरी बार नौकरी बदलने और एक उन्नत पेशेवर बनने के बाद प्रत्येक पेशे के कुल गुण 2 गुने हो जाएंगे। विभिन्न स्तरों के पेशेवरों के बीच गुणों का अंतर भी बढ़ जाएगा। साधारण और दिग्गज पेशेवरों के बीच गुणों का अंतर आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच जाएगा। कौशल में अंतर के साथ साथ दिग्गज पेशेवर साधारण पेशेवरों से कहीं आगे निकल जाते हैं, जिससे वे अतुलनीय बन जाते हैं। अपने सभी अनुभवों के बाद लिन मोयू के कुल गुण लगभग 39,000 थे, लेकिन इसमें सोल क्रिस्टल द्वारा जोड़े गए 15,000 स्पिरिट पॉइंट्स, ब्लड पाइथन मीट द्वारा जोड़े गए 8,000 पॉइंट्स और लेवल 30 से शुरू होने वाली डिवाइन पावर द्वारा जोड़े गए अतिरिक्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स को शामिल नहीं किया गया है। लिन मोयू ने पाया कि उनके मूलभूत गुण वास्तव में दिग्गज पेशेवरों के गुणों से बहुत अलग नहीं थे। एक विशिष्ट पेशे को वास्तव में मजबूत होना चाहिए। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 333। अध्याय 333। 333। अध्याय 333। क्या होगा अगर हम इतिहास को तोड़ दें?
लिन मोयू ने अपनी उलझन मेंग अनवेन के साथ साझा की। यह सुनकर मेंग अनवेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने लेवल बढ़ाने के लिए व्हाइट गॉड कोर्टयार्ड छोड़ दिया और सिर्फ आधे दिन में ही लेवल 40 तक पहुंच गया। जब वह लौटा तो बाय युवान अभी तक वापस नहीं आई थी। मेंग अनवेन ने धीरे धीरे अपनी चाय की चुस्की ली। उनकी आवाज शांत और सौम्य थी। आपको पता होना चाहिए कि कुछ पेशे शुरुआती चरणों में मजबूत होते हैं, जबकि अन्य बाद के चरणों में मजबूत होते हैं। लेकिन हम प्रारंभिक और अंतिम चरणों को कैसे परिभाषित करते हैं? लिन मोयू को ये कहावत स्वाभाविक रूप से पता थी। न केवल वह, बल्कि यह कहावत लोगों के दिमाग में गहराई से बैठी हुई थी, यहाँ तक कि सबसे औसत दर्जे के छात्र भी इसे जानते थे। यह बुनियादी ज्ञान था, लेकिन अब मेंग अनवेन के शब्दों से उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने वास्तव में कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि बाद के चरणों को वास्तव में क्या परिभाषित करता है। क्या लेवल 70 को अंतिम चरण माना जाता है, या लेवल 80 को? लिन मोयू ने एक पल सोचा, हो सकता है कि बाद के चरणों की परिभाषा हर किसी के लिए अलग अलग हो। मेंग अनवेन मुस्कुराई, जाहिर तौर पर लिन मोयू के जवाब से संतुष्ट थी। आप सही कह रहे हैं, बाद के चरणों की परिभाषा हर किसी के लिए अलग अलग होती है। कुछ लोगों के लिए, जो मुश्किल से तीसरी बार नौकरी बदलने का काम पूरा कर पाते हैं, स्तर 70 को बाद का चरण माना जाता है। लेकिन आपके दोनों शिक्षकों के लिए केवल 90 से ऊपर का स्तर ही बाद का चरण माना जा सकता है। लिन मोयू को अचानक ये बात समझ में आई और वह झट से बोल पड़ी, आपका मतलब है कि कुछ पेशे दिव्य स्तर पर पहुंचने के बाद ही मजबूत होते हैं? मेंग अनवेन ने हंसते हुए कहा, क्या आप शक्ति के देवता को जानते हैं? बेशक, लिन मोयू शक्ति के देवता के बारे में जानती थी। वह भी एक दिव्य स्तर का विशेषज्ञ था, हालांकि वह श्वेत देवता और प्रचंड देवता जितना प्रसिद्ध नहीं था। मेंग अनवेन ने आगे कहा, क्या आप जानते हैं कि जब शक्ति के देवता ने पहली बार जागृति प्राप्त की थी, तब उनका पेशा क्या था? लिन मोयू ने अपना सिर हिलाया। उन्हें नहीं पता था कि शक्ति के देवता का पेशा क्या था, बस इतना पता था कि वे दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के दिव्य स्तर के विशेषज्ञों में से एक थे। मेंग अनवेन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, जब शक्ति के देवता पहली बार जागृत हुए थे, तब उनका पेशा एक लोहार था। लिन मोयू चौंक गई। भला ये लोहार कैसे हो सकता है? सभी जानते थे कि लोहारों के पास युद्ध शक्ति नहीं होती। उनके पेशेवर कौशल का सारा काम उपकरण गढ़ने से संबंधित था। उन्होंने अपना पूरा जीवन उपकरणों की देखभाल में बिताया और कभी युद्ध के मैदान में नहीं गए। एक लोहार दैवीय स्तर का विशेषज्ञ कैसे बन सकता है? मेंग अनवेन को लिन मोयू के हैरान चेहरे को देखकर आनंद आ रहा था। आमतौर पर लिन मोयू ही दूसरों को चौंकाती थी, लेकिन अब बारी उसकी थी। शक्ति के देवता का पेशा उनके दूसरे नौकरी परिवर्तन के दौरान विकसित हुआ, एक सामान्य पेशे से एक दुर्लभ पेशे में परिवर्तित हो गया। वह एक युद्ध लोहार बन गए और उन्होंने 2 युद्ध कौशल प्राप्त किए। हालांकि वह बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी उसे आधा योद्धा माना जा सकता है। बाद में, शक्ति के देवता ने आश्चर्यजनक दृढ़ता के साथ स्तर 70 तक पहुंचकर तीसरी नौकरी परिवर्तन प्रक्रिया पूरी की। उनका पेशा फिर से विकसित हुआ, और वे दिग्गज पेशों की श्रेणी में शामिल हो गए, और उन्होंने एक प्रतिभा को जागृत किया। लेवल 70 पर पहुंचने के बाद, वह कालकोठरी को पार नहीं कर पाता था, लेकिन इस प्रतिभा के बल पर उसने दशकों बिताकर लेवल 89 तक पहुंच हासिल की। अंततः, भाग्य के एक संयोग से, वह एक दिव्य स्तर का विशेषज्ञ बन गया। दिव्य स्तर का विशेषज्ञ बनने के बाद, शक्ति के देवता ने आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। वह युद्ध संबंधी व्यवसायों से जुड़े लोगों से कम शक्तिशाली नहीं था। लिन मोयू को शक्ति के देवता की कुछ उपलब्धियों के बारे में पता था, वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। मेंग अनवेन की कहानी ने उन्हें यह समझने में मदद की कि प्रत्येक पेशे के बाद के चरण अलग अलग होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात थी निरंतर आगे बढ़ते रहना, और अंततः भगवान बन जाना। मेंग अनवेन ने आगे कहा, विशेषताएं महत्वपूर्ण भी हैं और महत्वहीन भी। ये गुण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आधारशिला है। एक बार जब आप दिव्य स्तर के विशेषज्ञ बन जाते हैं, तो श्रेष्ठ गुण आपको शीर्ष दिव्य स्तर के विशेषज्ञों में शामिल कर देंगे। 90वें स्तर पर, आप 91वें या 92वें स्तर के विशेषज्ञों के बराबर हो सकते हैं। वे महत्वहीन हैं क्योंकि यदि आप दिव्य स्तर के विशेषज्ञ नहीं बन सकते, तो आपके गुण कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे बेकार हैं। जब तक आपके गुण आकाश को भेद नहीं सकते, क्या आप वह हासिल कर सकते हैं? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई।
मैं और किसी बात की चिंता नहीं करूंगी, मेरा मुख्य लक्ष्य दिव्य स्तर की विशेषज्ञ बनना है। मेंग एनवेन हंसते हुए बोली, गलत, आपका प्राथमिक लक्ष्य दूसरी नौकरी बदलना है। ठीक है, आपके शिक्षक वापस आ गए हैं। मैं अपनी सीमा पार नहीं करूंगा, बाकी बातें आपके शिक्षक समझा देंगे। लिन मोयू ने स्थानिक उतार चढ़ाव को भांपते हुए मेंग एनवेन को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद सीनियर मेंग। मेंग एनवेन के शब्द उपयोगी प्रतीत हुए, लेकिन साथ ही साथ नहीं भी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सूक्ष्मता से लिन मोयू को सही दिशा दिखाई। लिन मोयू ने यह बात समझ ली और बहुत आभारी महसूस किया। जब बाय येयुवान वापस लौटा और लिन मोयू को देखा, तो वह मुस्कुराया, आखिरकार 40वें स्तर पर पहुंच गए, है ना? तुम्हारी हत्या की इच्छा पर नियंत्रण कैसा है? लिन मोयू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद शिक्षक। मैंने इसे नियंत्रित कर लिया है। बाय येयुवान ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे धन्यवाद मत दो, यान कुआंगशिन को धन्यवाद दो। वह व्यक्ति भले ही लड़ाई में माहिर न हो, लेकिन हत्या की भावना को उससे बेहतर कोई नहीं समझता। लिन मोयू को ये बात मजेदार लगी। बाय येयुवान और यान कुआंगशिन दोनों बराबर शक्तिशाली थे, फिर भी वे हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाते थे। बाय येयुवान ने कहा, उस आदमी ने तुम्हें डोमेन स्पिरिट स्टोन दिया था, है ना? और उसने तुम्हें ब्लड पाइथन का मांस भी खिलाया था, है ना? लिन मोयू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। उन्होंने यान कुआंगशिन की योजना के बारे में बताया। यह सुनकर बाय येयुवान ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, मानो वह अनिश्चित हो। उसने मेंग एनवेन की ओर देखा, मानो उसकी राय जानना चाहता हो। बुरे मिंग, आप क्या सोचते हैं? मेंग एनवेन ने कहा, लिन मोयू के अपने फैसले का सम्मान करें। मैं समझ गई। बाय येयुवान समझ गई। लिन मोयू को अच्छी तरह जानने के कारण उसे पूरा यकीन था कि लिन मोयू शिखर पर पहुंचने का लक्ष्य रखेगी। जब तक कोई संभावना थी, वह खतरे पर विचार नहीं करता था। बाय येयुवान ने लिन मोयू के दृढ़ संकल्प को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। बाय येयुवान ने कहा, चूंकि ऐसा है, तो मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि नौकरी बदलने के दौरान किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आपको सब कुछ याद रखना होगा। एक बार नौकरी बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो आपको सब कुछ खुद ही संभालना होगा। बाय येयुवान ने नौकरी बदलने के दौरान ध्यान रखने योग्य सभी बिंदुओं को विस्तार से समझाया। लिन मोयू ने ध्यान से सुना, हर विवरण को याद किया और फिर स्वयं उसका सारांश प्रस्तुत किया। बाय येयुवान ने दूसरी बार नौकरी बदलने के लिए आवश्यक सभी संसाधन पहले ही तैयार कर लिए थे। आत्मा के क्रिस्टल, मत्स्यांगना के आंसू, तरह तरह के खजाने, सब कुछ तैयार था। वहां वह सब कुछ था जो होना चाहिए था, और बाय येयुवान ने कुछ अतिरिक्त चीजें भी जोड़ दी थी। संक्षेप में, बाय येयुवान ने सर्वोत्तम संभव बाहरी परिस्थितियां बनाई थी। बाकी सब कुछ लिन मोयू पर निर्भर था, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। दृढ़ इच्छा शक्ति, असीमित गुण और सत्ता की प्रबल लालसा, इन सभी कारकों के कारण अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। क्या वह अपने पेशे में कोई विकास हासिल कर पाएगा या किसी नई प्रतिभा को जागृत कर पाएगा, यह अज्ञात था। बाय येयुवान ने कहा, तुम्हारे पास पहले से ही 2 प्रतिभाएं हैं, इसलिए इस नौकरी परिवर्तन के दौरान एक और प्रतिभा हासिल करने की संभावना बहुत कम है, 1% से भी कम। इसलिए इस पर जबरदस्ती मत करो। आपको पेशेवर विकास और ब्लड पाइथन के हृदय के मांस से प्राप्त गुणों में वृद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। कौशल में बदलाव की बात करें तो, ये पेशे द्वारा निर्धारित होता है, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आप अपनी अवस्था को समायोजित करने के लिए ध्यान कर सकते हैं, और फिर नौकरी में बदलाव की तैयारी कर सकते हैं। लिन मोयू ने सभी आवश्यकताओं को याद कर लिया था और बाय येयुवान के निर्देशानुसार ध्यान करना शुरू कर दिया। मेंग एनवेन ने अचानक कहा, बूढ़े बाय, क्या आपको लगता है कि हमारी मानव जाति 4 प्रतिभाओं वाला पेशेवर पैदा कर सकती है? बाय येयुवान ने गुस्से से घूरते हुए कहा, असंभव, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। 3 प्रतिभाएं ही इसकी सीमा है। मेंग एनवेन ने असहमति जताते हुए कहा, सीमाएं तोड़ने के लिए ही बनी होती है। शायद लिन मोयू के पास मौका है। लिन मोयू से पहले, क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा पेशेवर व्यक्ति सामने आएगा? क्या आपने कभी सोचा था कि लेवल 37 का गॉड जनरल भी होगा? क्या आपने कभी सोचा था कि कोई रसातल में शहरों का नरसंहार करेगा? बाय येयुवान ने ध्यानमग्न लिन मोयू की ओर देखा, और मेंग एनवेन के शब्दों ने उनके विचारों को प्रकाशमान कर दिया।
उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सोच अतीत से सीमित थी। शायद यह संभव था। बाय युवान ने कहा, अगर ऐसा है तो यह वास्तव में इतिहास रचने जैसा होगा। मेंग एनवेन हंसते हुए बोली, इतिहास तो रचने के लिए ही होता है। उनके शब्दों से यह स्पष्ट था कि उन्हें लिन मोयू से बहुत उम्मीदें थीं। न केवल लिन मोयू के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए। आधे दिन बाद लिन मोयू की ऊर्जा और उत्साह अपने चरम पर पहुंच गए थे। बाय युवान ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, चलो चलते हैं, अब तुम्हारे नौकरी बदलने का समय आ गया है। तेज रोशनी के साथ वे दोनों टेलीपोर्ट होकर गायब हो गए। टेलीपोर्टेशन में कुछ समय लगा, जिससे ऐसा लगा कि वे डिवाइन समर एम्पायर की सीमाओं से बाहर निकल गए हैं। टेलीपोर्टेशन समाप्त होने पर लिन मोयू ने एक शानदार तारों से भरा आकाश देखा। वे निर्जन वन में थे, जहां मौलिक शक्ति असाधारण रूप से प्रचुर मात्रा में थी। सभी प्रकार के तत्व मौजूद थे। वायु, अग्नि, जल, विद्युत और प्रकाश, ये सभी 5 प्रमुख तत्व वहां मौजूद थे। इसके अलावा लिन मोयू ने कुछ अन्य तत्वों को भी महसूस किया। पृथ्वी तत्व, विष तत्व और अगाध गहराई से आए अंधकार तत्व। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ऐसे तत्व भी थे जिन्हें लिन मोयू पहचान नहीं पाई, लेकिन उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। बाय युवान मुस्कुराए और बोली, ये निर्जन शून्य है, जहां सबसे आदिम शक्तियां विद्यमान हैं और सभी तत्व मौजूद हैं। यहां नौकरी बदलने से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 334। अध्याय 334। 334। अध्याय 334। निर्जन शून्य, अमर और अक्षुण्ण निर्जन जीव। बाय युवान ने लिन मोयू के नौकरी परिवर्तन के लिए विशेष रूप से वीरान शून्य नामक स्थान को चुना, जो एक प्राचीन और आदिम भूमि है। कहा जाता है कि यह स्थान पेशेवरों की शक्ति का उद्गम स्थल है, जहां सभी प्रकार के तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहां तक कि रसातल के अंधकार में तत्व भी प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। हालांकि यहां खतरे भी हैं। निर्जन शून्य में निर्जन जीव नामक राक्षस रहते हैं। नौकरी बदलने के दौरान निर्जन जीवों के प्रकट होने की प्रबल संभावना रहती है। बाय युवान ने कहा, आप सिर्फ अपनी नौकरी बदलने पर ध्यान दें, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। लिन मोयू ने सिर हिलाया। बाय युवान ने नौकरी बदलने के लिए इस जगह को जानबूझकर चुना था। खुला। बाय युवान ने आगे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। प्रकाश का एक बिंदु विस्फोटित हुआ, मानो दुनिया से पर्दा हट गया हो। बाय युवान के इशारे से अवरोध की एक परत बर्फ की तरह पिघल गई, जिससे अंदर स्थित कार्य परिवर्तन जादुई सरणी प्रकट हो गई। उसके सामने मौजूद जादुई विन्यास अत्यंत जटिल था, जो लिन मोयू के पहले विन्यास से कहीं अधिक पेचीदा था। ये घनी रेखाओं से बना जटिल पैटर्न से ढका हुआ था। प्रत्येक बिंदु पर जादुई क्रिस्टल रखे गए थे। लिन मोयू ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर 2 आत्मा क्रिस्टल देखे। उसने मत्स्यांगना के आंसू और कई अन्य अज्ञात खजाने भी देखे। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सभी खजाने अत्यंत मूल्यवान थे। बाय युवान ने लंबे समय तक तैयारी की थी, अपनी सालों की बचत खर्च कर दी थी। अकेले जादुई क्रिस्टल ही अकल्पनीय खर्च थे। इसके अलावा बेहद जटिल जादुई मंत्र प्रणाली भी थी, जिसे कोई साधारण व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता था। लिन मोयू का अनुमान था कि इसे किसी उच्च कोटि के मंत्र प्रणाली के उस्ताद ने ही बनाया होगा। इसे बस कुछ पल देखने भर से ही उसका सिर चकरा गया। जादुई सरणी को मत देखो, इसे एक दिव्य स्तर के सरणी मास्टर द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अभी संभाल सकते हो। बाय युवान के स्मरण से लिन मोयू को एहसास हुआ कि एक दिव्य स्तर के सरणी स्वामी ने वास्तव में उसके पद परिवर्तन के लिए जादुई सरणी बनाई थी। इससे वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। दिव्य स्तर के सरणी स्वामी अत्यंत दुर्लभ होते हैं और आसानी से कोई कदम नहीं उठाते। केवल बाय युवान जैसे व्यक्ति ही उन्हें आमंत्रित कर सकते थे। बाय युवान ने कहा, जादुई सरणी के केंद्र में जाओ, मैं इसे सक्रिय कर दूंगी। एक बार एरे सक्रिय हो जाने के बाद आप अपना जॉब चेंज शुरू कर देंगे। उस समय किसी और चीज की चिंता न करें, बस अपने जॉब चेंज पर ध्यान केंद्रित करें। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। लिन मोयू ने जवाब दिया और जादुई घेरे में प्रवेश कर धीरे धीरे बीच में बैठ गई। बाय युवान ने धीमी आवाज में एक भयानक ऊर्जा उत्सर्जित की। पहले शांत पड़ा जादुई घेरा तुरंत सक्रिय हो गया। घेरा तेजी से चमकने लगा और उसके केंद्र बिंदुओं से प्रकाश की किरणें हवा में आपस में गुंथने लगी।
चारों दिशाओं से बड़ी मात्रा में मौलिक ऊर्जा एकत्रित होकर जादुई घेरे में प्रवेश कर गई। फिर यह ऊर्जा केंद्र बिंदुओं से होकर जादुई क्रिस्टलों से गुजरते हुए अंततः लिन मोयू पर आकर केंद्रित हो गई। कार्य परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह सरणी में प्रवाहित हुआ और लिन मोयू कराह उठा। उसने महसूस किया कि उसकी शक्तियां फिर से बढ़ने लगी हैं। जैसे जैसे अपार ऊर्जा का प्रवाह जारी रहा, वह अपनी सीमाओं को पार करते हुए एक नए स्तर पर पहुंच गया और विकास का एक नया दौर शुरू हो गया। स्तर 39 पर उसकी आधारभूत शक्तियां जितनी अधिक थीं, अब वह उतना ही ऊंचा स्तर प्राप्त कर सकता था। चूंकि यही स्थिति थी, फिर आगे बढ़ने से पहले वह अपने बुनियादी गुणों को और भी ऊंचा कर लेता। दूसरों के लक्ष्यों को अपना शुरुआती बिंदु बना लेता। महत्वाकांक्षा से भरी लिन मोयू ने नौकरी बदलने के तुरंत बाद खूंखार अजगर का दिल का मांस निकाला और बिना किसी झिझक के उसे खा लिया। बूम! उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। बाहर से एक विशाल शक्ति अंदर आए और उसके शरीर के भीतर एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। दोनों शक्तियों के टकराने से लिन मोयू लगभग कुचल ही गया। दर्द से कराहते हुए उसके शरीर से खून बहने लगा। बाय यीयुआन की आंखें सिकुड़ गईं। अब जबकि नौकरी में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, सब कुछ लिन मोयू पर ही निर्भर था। रक्तपिपासु अजगर का हृदय अत्यंत शक्तिशाली था, क्योंकि यह एक दिव्य स्तर के दानव के रक्त और मांस का सार था, विशेषकर हृदय के निकट से लिया गया अंश। यदि इसे पूरी तरह से ग्रहण कर लिया जाए, तो ये सभी गुणों को 20,000 तक बढ़ा सकता है। इसे ग्रहण करना अत्यंत कठिन और तीव्र पीड़ादायी था। जॉब चेंज एरे द्वारा अवशोषित मौलिक ऊर्जा और रक्तपिपासा अजगर के हृदय के मांस से निकलने वाली ऊर्जा आपस में गुंथी हुई थी, लगातार टकरा रही थी, मानो लिन मोयू के शरीर को फाड़ रही हो। यह बहुत दर्दनाक था, बेहद दर्दनाक। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जो खून के फव्वारे से साफ दिख रहे थे। लेकिन लिन मोयू को एक बात देखकर हैरानी हुई। हालांकि उसका शरीर खून से लथपथ था और देखने में भयानक लग रहा था, लेकिन असल में उसे कोई चोट नहीं आई थी। ये मामूली घाव थे, वो भी नहीं। 99% चोटें मरे हुए सैनिकों की सेना ने पहुंचाई थी। तेज दर्द के अलावा उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ऊर्जा का संचार करते हुए वह तंत्र और भी मजबूत होता गया। दुगने प्रयास से उसने अंततः सीमाओं को पार कर लिया। लिन मोयू के गुण तेजी से बढ़ने लगे। निर्जन शून्य में, जहां लिन मोयू अपना पद परिवर्तन कर रहा था, उसके 1000 मील के दायरे में क्षेत्र प्रभावित हुआ। आकाश से जानवरों की दहाड़ें सुनाई दी। बाय यीयुआन ने व्यंग्य किया और उसकी मुट्ठियों पर दस्ताने आ गए। आखिरकार यहां पहुंच ही गया। बुरे मिंग, मैं शियाओयू को तुम्हारे हवाले करता हूं। वह चिल्लाया, उसकी आंखों में युद्ध की तीव्र इच्छा झलक रही थी। ऊपर दिव्य ग्रीष्म ऋतु का टावा प्रकट हुआ। यह कोई भ्रम नहीं था, वास्तव में दिव्य ग्रीष्म ऋतु का टावा आ चुका था। दिव्य ग्रीष्म ऋतु का टावा एक भव्य आभा के साथ नीचे उतरा, प्रकाश बिखेरते हुए लिन मोयू को अपने आलिंगन में ले लिया। इसकी सुरक्षा में बाय यीयुआन पूरी तरह से निश्चिंत थी। 2 सेकंड से भी कम समय में निर्जन जीव डेसोलेट बीस्ट्स निकट आ चुके थे। निर्जन जीव बाघ और हिरण के मिश्रण जैसे दिखते थे, घने फर और लंबी पूंछ वाले। वे अविश्वसनीय गति से उड़ते हुए पलक झपकते ही उन तक पहुंच गए। ऊर्जा से आकर्षित होकर वे सीधे लिन मोयू की ओर बढ़े। पीछे हटो! बाय यीयुआन दहाड़ते हुए आसमान में उछला और मुट्ठियां नीचे पटकने लगा। बाय यीयुआन तेजी से आगे बढ़ा, उसके मुंह के तोपों की तरह निर्जन दानव के पेट पर लगे। निर्जन दानव पल भर में हवा में उछल गया, लेकिन अगले ही पल दूसरी दिशा से और भी निर्जन दानव आ गए। इस बार वे एक नहीं बल्कि 5 का समूह थे। जिसे बाय यीयुआन ने हवा में उछाला था, वह भी वापस मुड़ गया, मानो उसे कोई चोट न आई हो। बाय यीयुआन के जोरदार मुक्के के बावजूद वह अप्रभावित रहा, जो उसकी ताकत को दर्शाता है। निर्जन राक्षसों की आंखों में हत्या का भाव भरा हुआ था। वे दहाड़ते हुए बाय यीयुआन पर टूट पड़े। उन्होंने लिन मोयू को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वे बाय यीयुआन को ही अपना मुख्य शत्रु मानते थे। निर्जन राक्षस ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे। वे तुम मुझे मारोगे, मैं तुम्हें मारूंगा के सरल नियम का पालन करते थे। बाय यीयुआन दिल खोलकर हंसी और बोली, अच्छा, यही तो वह चाहता था, निर्जन राक्षसों का ध्यान अपनी ओर खींचना। बाय यीयुआन निर्जन राक्षसों से पहली बार नहीं लड़ रहा था।
वह जानता था कि वह उन्हें मार नहीं सकता, इसलिए वह केवल लिन मोयू के काम में बदलाव पूरा होने तक समय बिताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। बाय युवान की मुठ्ठियां बिजली की तरह चलती थीं, वह हर सेकंड सैकड़ों मुंह के मारती थी और हर मुक्का जोरदार लगता था। निर्जन राक्षस लगातार हवा में उड़ते जाते थे, लेकिन कुछ ही सेकंड में वापस लौट आते थे। राक्षसों की और भी दहाड़ें गूंजती थीं, और जैसे जैसे लिन मोयू का कार्य परिवर्तन आगे बढ़ता गया, और भी निर्जन राक्षस आकर्षित होते गए। बाय युवान ने उनमें से किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया और उन सभी से भिड़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी भयानक शक्ति ने वीरान शून्य में तबाही मचा दी। लेकिन अपने शक्तिशाली हमलों के बावजूद वह वीरान राक्षसों को मार नहीं सका, यहां तक कि उन्हें घायल भी नहीं कर सका। देखते ही देखते 20 से अधिक वीरान राक्षस बाय युवान पर हमला करने लगे। बाय युवान की युद्ध क्षमता पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी। वह विभिन्न कौशलों का प्रयोग करते हुए लगातार वीरान जानवरों को हवा में उछाल रहा था। अचानक एक असामान्य गर्जना सुनकर बाय युवान के कान फड़क उठे। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। अरे बाप रे, एक वीरान जानवर का स्वामी प्रकट हुआ है। उसकी नजर के सामने एक बेहद विशालकाय वीरान जीव प्रकट हुआ। यह सामान्य वीरान जीवों से कहीं अधिक बड़ा था। आते ही वह लगातार दहाड़ने लगा। अन्य वीरान जीवों ने तुरंत ही कई प्रकार की आभाएं उत्सर्जित की, मानो उनमें एड्रेनालाइन का संचार हो गया हो। वे बेतहाशा हमला करने लगे, उनकी आक्रमण शक्ति और गति में अत्यधिक वृद्धि हो गई। बाय युवान का दबाव पल भर में दोगुना हो गया। डेसोलेट बीस्ट लॉर्ड मानव पेशेवरों में एक सहायक श्रेणी के समान था, जो डेसोलेट बीस्ट्स की अवस्थाओं को बढ़ाने में सक्षम था और उसमें कुछ बुद्धि भी थी। उसकी अवस्था संवर्धन और आदेश से डेसोलेट बीस्ट्स की युद्ध शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। इसके अलावा डेसोलेट बीस्ट्स अजेय थे, और बाय युवान उन्हें जख्मी भी नहीं कर सका। निर्जन शून्य अत्यंत रहस्यमय था, और मनुष्यों द्वारा इसका बहुत कम अन्वेषण किया गया था। इसका आकार अज्ञात था। जो ज्ञात था वही ये था कि इसमें अजेय और अक्षुब्ध निर्जन जीव और प्रचुर मात्रा में तत्व निवास करते थे। बाय युवान का दबाव लगातार बढ़ता गया, लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गया। बाय युवान चिल्लाया, बूढ़े मेंग। दिव्य ग्रीष्म टावर तेजी से चमक रहा था, उसका शरीर धीरे धीरे घूम रहा था। प्रकाश की किरणें निकली, जिससे निर्जन जानवर हवा में उड़ गए। दुर्भाग्यवश दिव्य ग्रीष्म टावर निर्जन जानवरों को घायल नहीं कर सका, केवल उन्हें दूर धकेल दिया, जिससे बाय युवान को कुछ पल सांस लेने का समय मिल गया। आकाश रोशन हो गया, और 1000 मीटर लंबी प्रकाश की किरण आकाश को चीरती हुई असीम विनाशकारी मंशा के साथ आगे बढ़ी। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 335। अध्याय 335। 335। अध्याय 335। एक नई अद्वितीय ईश्वरीय प्रतिभा। जहां से प्रकाश की किरण गुजरी, वहां से सभी खूंखार जानवर बह गए। उसी समय ये खूंखार जानवर बुरी तरह से घायल प्रतीत हो रहे थे। प्रत्येक में हत्या का इरादा व्याप्त था और वे लगातार चीख रहे थे। पहले की स्थिति से बिल्कुल अलग, जब वे धक्के खाकर दूर जा गिरे थे, लेकिन अचंभित प्रतीत हो रहे थे। हा, इस बार मैं जीत गया। यान कुआंगशेंग जोर जोर से हंसते हुए पास आया। तेज धार वाली कई और रोशनी निकली, जिससे सभी खूंखार जानवर हवा में उड़ गए। यहां तक कि वह क्रूर पशु स्वामी भी इतना भयभीत हो गया कि वह बहुत दूर भाग गया, पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह यान कुआंगशेंग के जानलेवा इरादे से बहुत डरा हुआ था। बाय युवान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, पागल यान, तुम यहाँ क्यों हो? यान कुआंगशेंग हंसते हुए बोला, बेवकूफ, मैं क्यों नहीं आ सकता? छोटा यू भी मेरा शिष्य है। उसका गुरु होने के नाते मुझे उसके इस परिवर्तन के समय अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। बाय युवान ने गंभीरता से पूछा, आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ संक्रमण काल से गुजर रहे हैं? हे, अगर मुझे कुछ जानना होगा तो मैं पता लगा लूंगा। यान कुआंगशेंग का बाय युवान को बताने का कोई इरादा नहीं था। बाय युवान ने नाक सिकोड़ी, लेकिन आगे कुछ नहीं पूछा। इस समय उस क्रूर पशु स्वामी ने लगातार दहाड़े मारी, जिसके जवाब में अन्य क्रूर पशु भी दहाड़ने लगे। बाय युवान ने कहा, और भी खूंखार जानवर आ रहे हैं। यान कुआंगशेंग ने बेफिक्री से कहा, उन्हें आने दो। मेरी हत्या करने की इच्छा इन राक्षसों को मार न सके, लेकिन उन्हें घायल करना कोई समस्या नहीं है। मैं ये राउंड जीत गया।
बाय युवान देख सकती थी कि यान कुआंगशिंग वास्तव में खूंखार जानवरों को घायल कर सकता है, जबकि वह उन्हें केवल दूर धकेल सकता था। यान कुआंगशिंग सही थे, उन्होंने ये दौर जीत लिया। बाय युवान ने कोई बहस नहीं की, मौन सहमति जता दी। यान कुआंगशिंग को यह भी पता था कि कब रुकना है, उन दोनों के बीच बहस न होना दुर्लभ था। असंख्य खूंखार जानवर टूट पड़े। यान कुआंगशिंग की तलवार की रोशनी बारिश की तरह बरसी और अपनी भयानक मारक क्षमता से उन सभी को बहा ले गई। ऐसा नहीं था कि यान कुआंगशिंग की युद्ध क्षमता बाय युवान से अधिक थी, लेकिन यहाँ इन अजेय और अभेद्य क्रूर जानवरों का सामना करते हुए यान कुआंगशिंग का पलड़ा भारी था। उसकी हत्या करने की मंशा उन क्रूर दरिंदों के लिए अभिशाप बन गई। कोई भी उनके पास नहीं जा सका। लिन मोयू ने बाहरी दुनिया की हर चीज को नजरअंदाज कर दिया, और उसके गुण तेजी से बढ़ने लगे। रक्तपिपासु अजगर के हृदय रक्षक मांस ने उसे उच्च आधारभूत गुण प्रदान किए, जो दूसरी परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान और भी बढ़ गए। लिन मोयू का आरंभिक बिंदु दूसरों का अंतिम बिंदु बन गया। दर्द लगातार बना रहा, कम होने का कोई आभास नहीं था। लिन मोयू ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दर्द तो दर्द होता है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, तब तक सब ठीक था। अमर सैनिकों की सेना ने उसके नुकसान को साझा किया, जिससे वह बेफिक्र हो गया। जब उनके गुण एक निश्चित स्तर तक बढ़ गए, तो आत्मा को शुद्ध करने वाला क्रिस्टल और मत्स्यांगना का आंसू दोनों ही तेज रोशनी से फट पड़े। लिन मोयू पल भर में चकाचौंध भरी रोशनी से घिर गया, संपूर्ण संक्रमणकालीन संरचना भी गूंजने लगी और बड़ी मात्रा में तत्वों को अवशोषित करने लगी। संरचना में मौजूद हजारों जादुई क्रिस्टल एक साथ चमक उठे। बाय युवान द्वारा पहले से व्यवस्थित किए गए विभिन्न खजाने अपार ऊर्जा उत्सर्जित करने लगे। इस समय यह संरचना अपनी चरम सीमा पर काम कर रही थी। अब सफलता या असफलता का निर्धारण होगा। लिन मोयू ने एक और दृश्य देखा। एक जादुई चोगा पहने एक जादूगर शून्य में खड़ा था। उसके सामने अनगिनत शत्रु थे, घनी आबादी वाले, जिनकी संख्या करोड़ों में है। जैसे ही उसने अपने हाथ में छड़ी उठाई, बर्फीली हवाएं चलने लगी और एक विशाल मरे हुए लोगों की सेना दुश्मन से भिड़ने के लिए प्रकट हुई। इसी समय दूसरी तरफ से सैकड़ों युद्धपोत आए, जिनमें से प्रत्येक सैकड़ों मीटर लंबा और प्रभावशाली था। जादूगर ने अपनी छड़ी युद्धपोतों की ओर कर दी। लाल रोशनी से आकाश जगमगा उठा। पलक झपकते ही सभी युद्धपोत एक साथ नष्ट हो गए और मारे गए। कोई भी जीवित नहीं बचा। ये सब करने के बाद जादूगर ने अपना सिर घुमाया और लिन मोयू की ओर देखा। पूरा दृश्य पल भर में तहस नहस हो गया। उसी समय लिन मोयू के शरीर से 7 रंगों की रोशनी फूट पड़ी। बाय युवान और यान कुआंगशिंग दोनों खुश दिखे। करियर में उन्नति। लिटिल यू की पहली करियर उन्नति 7 रंगों वाली रोशनी की क्यों है, जबकि दूसरों की 3 रंगों वाली है? एक अद्वितीय करियर से जैसी उम्मीद थी, वैसा ही असाधारण। वह भविष्य में निश्चित रूप से एक महादेव बन सकेगा। दोनों बूढ़े लोग इतने खुश थे मानो वे स्वयं ही स्वर्ग में पहुंच गए हों। दरअसल वे दोनों जानते थे कि बाय युवान की तैयारियों और लिन मोयू के गुणों के सीमा से कहीं अधिक होने के कारण करियर में तरक्की की संभावना पहले से ही 99% निश्चित थी। लेकिन 1% संभावना तो हमेशा बनी रहती थी, इसलिए जब उन्होंने वास्तव में उनके करियर में यह उछाल देखा, तो वे बहुत खुश हुए। उसी समय बाय युवान ने भी राहत की सांस ली। सिर्फ वही नहीं, श्वेत देवता के प्रांगण में मौजूद मेंग अनवेन ने भी उसी समय राहत की सांस ली। जो बात लगभग निश्चित थी, वह अब पूरी तरह निश्चित हो गई थी। जैसे ही आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हुआ, लिन मोयू का करियर में उत्थान होना तय हो गया। अब उन्हें बस अपने करियर की प्रगति पूरी होने का इंतजार करना था। विशेषताओं में काफी वृद्धि होगी, और कौशल में बदलाव और सुधार होगा। करियर में उन्नति का एक और लाभ था 40वें स्तर पर दिखाई देने वाले नए कौशल में महारत हासिल करना। यह पहले बदलाव के दौरान प्रतिभा कौशल में महारत हासिल करने जैसा था। साधारण द्वितीय संक्रमणकालीन करियर धारकों की तरह कौशल में महारत हासिल करने के लिए स्किल स्क्रॉल का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। करियर में तरक्की करना मुश्किल था, लेकिन इसके फायदे भी बहुत बड़े थे। लिन मोयू को महसूस हो रहा था कि उसकी क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं। उसके शरीर की शक्ति बढ़ती जा रही थी, उसकी आत्मिक शक्ति भी लगातार बढ़ रही थी। परिवर्तन जारी रहा। यान कुआंगशिंग जंगली जानवरों को खदेड़ता रहा। उन खूंखार जानवरों को शायद पता चल गया था कि इस आदमी से निपटना आसान नहीं है।
उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं की, बल्कि दूर से ही घेरने का साहस दिखाया। यान कुआंगशेन को खाली समय में रहने में खुशी हो रही थी और वह पहरा देते हुए लिन मोयू को देखता रहा। 7 रंगों वाला आरोहण प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया। अचानक प्रकाश की एक और किरण आकाश में तेजी से उठी। यह प्रकाश शुद्ध था, जैड के समान सफेद। लिन मोयू का पूरा शरीर हवा में तैरने लगा और बीच हवा में लटक गया। बाय युवान ने हैरानी से कहा, प्रतिभा जागृत हो रही है। श्वेत देवता के प्रांगण में स्थित मेंग अनवेन ने भी उसी समय अपनी आंखें खोली, जिनसे प्रकाश की किरणें निकल रही थी। प्रतिभा का जागरण। एक तीसरी प्रतिभा। लिन मोयू ने अपनी तीसरी प्रतिभा को जागृत कर लिया था। बाय युवान का पूरा शरीर उत्साह से कांप रहा था। यान कुआंगशेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम इतनी उत्साहित क्यों हो? यह तो बस एक प्रतिभा का जागरण है, ऐसा नहीं है कि हमने इसे पहले कभी नहीं देखा हो। बाय युवान ने कहा, तुम कुछ नहीं जानती। ये छोटी यू की तीसरी प्रतिभा है। यान कुआंगशिंग ने कहा, तो क्या हुआ? छोटे यू के पास एक प्रतिभा का देवता पत्थर है। वह अपने तीसरे परिवर्तन के दौरान 70वें स्तर पर एक और प्रतिभा को जागृत कर सकता है। अरे बाप रे, 4 प्रतिभाएं! यान कुआंगशिंग चिल्लाया। अब वह खुद भी हैरान था। लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, तो मुझे बताओ, क्या 3 प्रतिभाओं वाले व्यक्ति के लिए प्रतिभा देवता का पत्थर अप्रभावी होगा? यह है। बाय युवान दंग रह गया। उसने इस सवाल पर कभी विचार ही नहीं किया था। क्या होगा अगर 3 प्रतिभाएं ही सीमा हो? क्या चौथा प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट होगा या नहीं? उनकी पिछली सोच बहुत ही आशावादी थी। बाय युवान अब इतनी निश्चित नहीं थी, समय आने पर पता चल जाएगा। प्राप्त प्रतिभा, आत्मा से संबंध स्थापित करना। आध्यात्मिक संबंध स्थापित करना। अमृत स्वामी बुलाए गए प्राणियों के साथ एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है। जब अमृत स्वामी की आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाती है, तो बुलाए गए प्राणी अपनी स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति को स्थानांतरित करके उसे पुनः भर देते हैं। लिन मोयू ने अपनी नई प्रतिभा को पहचान लिया। वह प्रसन्नता से भर उठा। इस प्रतिभा के प्रभाव से क्या इसका अर्थ यह नहीं था कि उनकी आत्मा असीमित थी? केवल वही जानता था कि बुलाए गए प्राणियों की आत्मा कितनी शक्तिशाली थी। और वे बहुत सारे थे। उसके पास इस्तेमाल करने के लिए इतनी ऊर्जा है कि अगर वह 1 साल या उससे अधिक समय तक लगातार अपने कौशल का प्रदर्शन करे, तब भी शायद वह इसे पूरी तरह से इस्तेमाल न कर पाए। इससे उनकी निरंतर युद्ध क्षमता लगभग असीमित स्तर तक पहुंच गई। इस प्रतिभा के प्रकट होने के साथ ही दैवीय प्रकृति का आत्मा को पुनर्जीवित करने वाला गुण पूरी तरह से व्यर्थ प्रतीत होने लगा। जब आपके पास असीम ऊर्जा हो, तो ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने की गति बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन होना न होने से बेहतर था। लिन मोयू को थोड़े और गुण होने से कोई आपत्ति नहीं थी। फिर उसके दिमाग में एक आवाज दोबारा सुनाई दी। होस्ट को नई प्रतिभा प्राप्त होने का पता चला, अनुकूलन किया जा रहा है। यह प्रणाली अचानक प्रकट हुई और प्रतिभाओं को अनुकूलित करना शुरू कर दिया। लिन मोयू को समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रतिभा को और अधिक कैसे निखारा जा सकता है। कुछ सेकंड बाद सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी। प्रतिभा अनुकूलन पूर्ण हुआ। समोन लाइफ कनेक्शन टैलेंट और समोन स्पिरिट कनेक्शन टैलेंट का फ्यूजन पूरा हुआ। मेजबान को अद्वितीय ईश्वरीय प्रतिभा प्राप्त हुई। पूर्ण संपर्क, पूर्ण संबंध, बुलाए गए प्राणियों के साथ पूर्ण रूप से जुड़े, क्षति, पुनर्प्राप्ति और आत्मा की खपत साझा करें। ... लिन मोयू दंग रह गई। प्रतिभाएं सचमुच आपस में मिल सकती हैं। सम्मेलन के बाद उसे एक और अद्वितीय ईश्वर स्तरीय प्रतिभा प्राप्त हुई। 3 प्रतिभाओं से 2 प्रतिभाओं तक। अगर वो खुद ऐसा कहे तो कौन इस पर विश्वास करेगा? लेकिन ये सचमुच हुआ था, चाहे आप इस पर विश्वास करें या न करें। लिन मोयू इस बात को लेकर थोड़ा परेशान था कि वह बाद में अपने शिक्षक को ये बात कैसे समझाएगा। वह ये तो नहीं कह सकता था कि उसके पास कोई निश्चित प्रणाली थी। सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। मेजबान को द्वितीय परिवर्तन से गुजरते हुए नए कौशल में महारत हासिल करते हुए पाया गया। नए कौशलों का अनुकूलन और विलय शुरू हो रहा है। ब्लीडिंग का स्किल प्राप्त हुई। टॉक्सिक स्टार रिंग के साथ फ्यूजन शुरू किया, अनुकूलन किया जा रहा है। स्लो कज और डैमेज कज का प्रारंभिक सम्मेलन, अनुकूलन। स्थिति प्रतिरोध कौशल प्राप्त किया, प्रकाश के आशीर्वाद के साथ सम्मेलन शुरू किया, अनुकूलन किया। ... दूसरे संक्रमण के अंतिम चरण में प्रवेश करने के साथ ही विशेषताओं में वृद्धि की गति धीरे धीरे कम हो गई।
संरचना के बाहर बाय यीयुआन और यान कुआंगशिंग बहुत संतुष्ट थे। यह परिवर्तन उम्मीदों से कहीं अधिक सफल रहा। इसी दौरान दूर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। दोनों पुरुषों के चेहरे के भावों में जबरदस्त बदलाव आया। यह तो खूंखार जानवर का राजा है। उन्होंने लिन मोयू की ओर देखा और उम्मीद की कि यह परिवर्तन जल्दी समाप्त हो जाएगा। जैसे ही क्रूर पशु राजा की आवाज सुनाई दी, यहाँ के सभी क्रूर पशु अपने राजा के आगमन का स्वागत करते हुए साष्टांग प्रणाम करने लगे। 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचा एक अत्यंत क्रूर जानवर अचानक प्रकट हुआ, जो भयावह गति से हमारी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। एक जोरदार धमाके के साथ वह संरचना फट गई। अंदर मौजूद सभी जादुई क्रिस्टल और खजाने एक साथ नष्ट हो गए। परिवर्तन पूर्ण हो गया। दोनों झटपट लिन मोयू के पास पहुंचे। बूढ़े मेंग, चलो चलें। दिव्य ग्रीष्म ऋतु का टावर तेजी से चमक उठा, जिससे वे तीनों तुरंत निर्जन शून्य से दूर चले गए। साथ ही साथ ये भ्रामक भी हो गया। क्रूर दानव राजा बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा और अपने मुंह से दिव्य ग्रीष्म ऋतु के टावर पर काला प्रकाश उगलने लगा। दिव्य ग्रीष्म ऋतु का टावर काली रोशनी से टकराकर उड़ गया और फिर गायब हो गया। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। C336। अध्याय 336। 336। अध्याय 336। ह्यूमनॉइड बॉस। लिन मोयू। लिन मोयू, बाय यीयुआन और यान कुआंगशिंग एक साथ श्वेत देव आंगन में प्रकट हुए। बाय यीयुआन ने अचानक भौहें चढ़ाकर मेंग अनवेन की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है? मेंग अनवेन मुस्कुराए और बोली, उस आदमी ने मुझ पर पानी छिड़क दिया। वह प्राणी स्वाभाविक रूप से उजाड़ जानवरों का राजा था। लिन मोयू को पता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन उसने देखा कि मेंग अनवेन की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सीनियर मेंग, क्या आप ठीक है? कोई बात नहीं। डिवाइन समर टॉवर का एक प्रेत मेंग अनवेन की हथेली में प्रकट हुआ, जिससे एक कोमल प्रकाश निकला जो उस पर पड़ा और धीरे धीरे उसके रंग रूप में सुधार हुआ। यान कुआंगशिंग ने कहा, वह आदमी वाकई भयानक है। जब मेरा कौशल थोड़ा और बढ़ जाएगा और मेरी मारक क्षमता और मजबूत हो जाएगी, तो मैं जाकर उसे मार डालूंगा। मेंग अनवेन ने हंसते हुए कहा, इसे मारा नहीं जा सकता, तो फिर कोशिश क्यों बेकार करें? बाय यीयुआन ने आह भरी, दरअसल इसकी ताकत सचमुच अजेय नहीं है। हम तीनों मिलकर इसका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इसे मारा नहीं जा सकता, इसलिए इससे लड़ना व्यर्थ है। यान कुआंगशिंग ने ताना मारते हुए कहा, कौन तुम्हारे साथ टीम बनाना चाहेगा? मैं इसे अकेले ही संभाल सकता हूं। लिन मोयू ने दबे स्वर में हंसा। यान कुआंगशिंग ने पहले कहा था कि इस जीवन में वह केवल 2 प्राणियों का सम्मान करता है। उनमें से एक शाश्वत युद्ध क्षेत्र में स्थित प्राचीन पृथ्वी ड्रैगन था। दूसरा व्यक्ति जेनेसिस अकेडमी का बूढ़ा आदमी था। वह किसी और का सम्मान नहीं करता था, और यह बात सच प्रतीत होती थी। बाय यीयुआन ने उससे बहस नहीं की और लिन मोयू की ओर देखकर कहा, शाओयू, तुम्हारा नौकरी परिवर्तन कैसा चल रहा है? मुझे जांच करने दो। लिन मोयू ने नौकरी बदलने के बाद से अपने गुणों की जांच नहीं की थी, इसलिए उसने तुरंत ध्यान से देखा। नाम, लिन मोयू। पेशा, नेक्रोमेंसर लॉर्ड अद्वितीय। स्तर 40.00%। शक्ति 47,850। फुर्ती 47,850। स्पिरिट 1,06,510। जीवन शक्ति 47,850। उपकरण कोई नहीं। विशेष गुण, शारीरिक क्षति में कमी 0%। समोनिंग स्पेस स्केलेटन मेज मात्रा 190। नेक्रोमेंसर सेना 19/20। विशेषताएं, दैवीय शक्ति स्तर 40। प्रतिभाएं, व्यापक प्रवर्धन स्तर 5, अद्वितीय व्यापक संबंध अद्वितीय। निष्क्रिय कौशल, स्थिति प्रतिरक्षा, क्षति स्थानांतरण, मौलिक प्रतिरोध स्तर 1, भौतिक प्रतिरोध स्तर 1। सक्रिय कौशल, सोल फ्लेम स्तर 40, कॉप्स एक्सप्लोजन स्तर 6, बोन आर्मर स्तर 40, बोन स्पाइक्स स्तर 40, समन स्केलेटन बरसेका स्तर 40, समन स्केलेटन मेज स्तर 40, समन स्केलेटन आर्चर स्तर 1, समन लिच जनरल स्तर 40, एजेंट कज स्तर 40, टॉक्सिक स्टारबस्ट स्तर 40, स्ट्रॉन्ग सोल्जर, किलिंग डोमेन अनुपलब्ध। दिव्य शक्ति स्तर 40 स्तर बढ़ाने पर सभी गुण 40% तक बढ़ जाते हैं। आत्मा की पुनर्प्राप्ति गति 4000% बढ़ जाती है। थकान की पुनर्प्राप्ति गति 4000% बढ़ जाती है। व्यापक प्रवर्धन स्तर 5, सभी कौशल प्रभावों में 50 गुना वृद्धि होती है।
व्यापक संबंध बुलाए गए प्राणियों के साथ एक व्यापक संबंध स्थापित करता है, क्षति साझा करता है, एक साथ उपचार प्राप्त करता है और आध्यात्मिक उपभोग साझा करता है। स्थिति प्रतिरक्षा सभी नकारात्मक स्थितियों से प्रतिरक्षित। क्षति स्थानांतरण जादूगर द्वारा प्राप्त सभी क्षति को बुलाए गए प्राणी वहन करते हैं। तत्वीय प्रतिरोध स्तर एक निष्क्रिय कौशल स्वयं और बुलाए गए प्राणियों के लिए तत्वीय हमलों के प्रतिरोध को 10% तक बढ़ाता है। शारीरिक प्रतिरोध स्तर एक निष्क्रिय कौशल स्वयं और बुलाए गए प्राणियों के लिए शारीरिक हमलों के प्रतिरोध को 10% तक बढ़ाता है। सोल फ्लेम स्तर 40 लक्ष्य की आत्मा को जलाता है, जिसकी आक्रमण शक्ति उपयोगकर्ता की आत्मा और कौशल स्तर पर आधारित होती है। लाश विस्फोट स्तर 6 एक लाश को विस्फोटित करता है, जिससे 6 मीटर के दायरे में मौजूद दुश्मनों को लाश के स्वास्थ्य के 35% के बराबर क्षति पहुंचती है। हड्डी का कवच स्तर 40 हड्डियों को बुलाकर कवच बनाता है, जो 4000 जीवन शक्ति अंकों के बराबर रक्षा प्रदान करता है। इस कौशल का उपयोग दूसरों पर भी किया जा सकता है। हड्डी के कांटे स्तर 40 दुश्मनों पर हमला करने के लिए हड्डी के कांटे छोड़ता है। कांटों की संख्या और शक्ति कौशल स्तर और उपयोगकर्ता की आत्मा पर आधारित होती है। स्केलेटन बरसेका को बुलाएं स्तर 40 प्लेटिनम स्तर के स्केलेटन बरसेका को बुलाता है। स्केलेटन मेज को बुलाएं स्तर 40 प्लेटिनम स्तर के स्केलेटन मेज को बुलाता है। कंकाल तीरंदाज को बुलाना स्तर एक लौह स्तर के कंकाल तीरंदाज को बुलाता है। लिच जनरल को बुलाना स्तर 40 एक लिच जनरल को बुलाकर एक मरे हुए लोगों की सेना बनाता है। प्रत्येक लिच जनरल बुलाने की जगह के बराबर सदस्यों को अपने साथ ले जा सकता है। बुढ़ापा अभिशाप स्तर 40 100 मीटर के दायरे में सभी दुश्मनों को अभिशाप देता है, जिससे उनकी गति 200% कम हो जाती है और 1 मिनट के लिए उन्हें मिलने वाली क्षति 30% बढ़ जाती है। टॉक्सिक स्टारबस्ट स्तर 40 100 मीटर के दायरे में मौजूद सभी दुश्मनों को जहर से नुकसान पहुंचाता है, जिससे उन्हें 100 सेकंड तक प्रति सेकंड 400 ताकत के अंकों के बराबर क्षति होती है। शक्तिशाली सैनिक स्वयं और बुलाए गए प्राणियों के सभी बुनियादी गुणों को 30 सेकंड के लिए 200% तक बढ़ाता है और किए गए सभी नुकसान को 500% तक बढ़ाता है। कूल डाउन 1 घंटा। नौकरी में परिवर्तन सफल रहा और वह एक नेक्रोमेंसर से नेक्रोमेंसर लॉर्ड में परिवर्तित हो गया। उसके गुणों को देखकर लिन मुयु चौंक गई। शक्ति, चपलता और स्फूर्ति तीनों का स्तर 47,850 था। यह संख्या चौंकाने वाली थी। अधिकांश दिग्गज पेशेवरों ने अपनी दूसरी नौकरी बदलने के बाद लगभग 60,000 की कुल विशेषताओं का स्कोर प्राप्त किया था। उनका एक ही गुण उनके सभी गुणों के कुल योग से कहीं अधिक था। यहां तक कि मु युन जैसा व्यक्ति, जिसने अपने कार्य कौशल को निखारकर मध्य स्तर के दिग्गज पेशे तक तरक्की की थी, उसके पास भी कुल मिलाकर लगभग 60,000 गुण थे। उनके संयुक्त गुण आसानी से 100,000 से अधिक थे, जो उन्हें पूरी तरह से अभिभूत कर देते थे। उनकी आध्यात्मिकता का गुण तो 100,000 से भी अधिक था। उनके 4 आयामी गुणों का कुल योग 250,000 था। लिन मोयू को ऐसा लग रहा था मानो वह कोई मानवरूपी बॉस हो। 58वें स्तर पर पृथ्वी ड्रैगन देवता के कुल गुणधर्म लगभग 440,000 थे। जब वह 58वें स्तर पर पहुंच जाएगा, तो संभवतः उसके कुल गुण पृथ्वी ड्रैगन देवता से भी अधिक हो जाएंगे। विश्व के एक बॉस के साथ गुणों की तुलना करने में सक्षम होने के कारण, लिन मोयू जानता था कि उसने मानव जाति के लिए एक नई मिसाल कायम की है, जो इतिहास में दर्ज होने के लिए पर्याप्त है। हालांकि उत्साहित होने के बावजूद, लिन मोयू ने अपना संयम बनाए रखा, क्योंकि वह जानता था कि उसकी वर्तमान स्थिति कई कारकों के संयोजन के कारण है। खूंखार अजगर के हृदय के मांस ने सभी गुणों में 20,000 की वृद्धि की। उन्होंने नौकरी बदलने के बिल्कुल शुरुआत में ही इसका सेवन किया। यह समझा जा सकता है कि उन्नत पेशेवर बनने से पहले उन्होंने किसी ऐसी वस्तु का उपयोग किया होगा जिसे केवल उन्नत पेशेवर ही सहन कर सकते थे। नौकरी बदलने के दौरान बढ़ी हुई विशेषताओं की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। फिर दिव्य शक्ति ने उन बढ़े हुए गुणों को और भी अधिक बढ़ा दिया। बाद में सोचने पर पता चलता है कि उसने जो किया वह काफी जोखिम भरा था। अगर उसके पास डैमेज ट्रांसफर की निष्क्रिय क्षमता न होती, तो शायद उसकी मौत हो जाती। अन्य पेशेवरों के लिए यह मृत्यु के करीब का अनुभव होता। लिन मोयू के चेहरे पर उत्साह देखकर बाय यीयुआन ने उत्सुकता से पूछा, कैसा है?
लिन मोयू चुप रही और उसने बाय युवान के सवाल का जवाब नहीं दिया। यान कुआंगशिंग ने कहा, जल्दी क्या है? दूसरी बार नौकरी बदलने से काफी बदलाव आते हैं। शियाओयू को जांच पूरी करने दो। बाय युवान को एहसास हुआ कि वह वाकई बहुत ज्यादा चिंतित था। उसके गुणों की जांच करने के बाद लिन मोयू ने उसके कौशल का परीक्षण करना शुरू किया। सबसे पहले उसने उसकी प्रतिभा को देखा। नौकरी बदलने के दौरान ही उन्हें ये पता चल गया था कि उनकी नई प्रतिभा उनकी पिछली प्रतिभाओं के साथ जुड़ गई है। यह एक नई, ईश्वर स्तरीय प्रतिभा बन गई थी। व्यापक संबंध बुलाए गए प्राणियों के साथ एक व्यापक संबंध स्थापित करता है, क्षति साझा करता है, एक साथ उपचार प्राप्त करता है और आध्यात्मिक उपभोग साझा करता है। नौकरी बदलने के दौरान लिन मोयू को इस बारे में गहराई से सोचने का समय नहीं मिला था। अब उन्हें एहसास हुआ कि यह प्रतिभा उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी। कौशलों की आध्यात्मिक खपत सभी बुलाए गए प्राणियों द्वारा साझा की गई थी, जिससे उसकी आत्मा लगभग अनंत हो गई थी। लेकिन गहन चिंतन करने पर लिन मोयू को समझ आया कि इसका प्रभाव कहीं अधिक गहरा था। इस विशेषता के बल पर वह थोड़े ही समय में बड़ी संख्या में कंकालों को बुला सकता था। अगर किसी घातक हमले में सारे कंकाल सामूहिक रूप से मारे भी जाते, तब भी जब तक वह जीवित था, वह जल्दी से एक पूरी मरे हुए लोगों की सेना को फिर से इकट्ठा कर सकता था। जब तक मरे हुओं की सेना मौजूद रहेगी, उसे मारना आसान नहीं होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे ईश्वर स्तरीय प्रतिभा माना जाता है। ये वास्तव में शक्तिशाली है। उसकी खूबियों और प्रतिभाओं की जांच करने के बाद लिन मोयू ने अंततः अपने नए कौशल का परीक्षण करना शुरू किया। लिन मोयू प्रत्येक कौशल परिवर्तन का निरीक्षण उसी प्रकार करता था जैसे कोई सेनापति अपनी टुकड़ियों का निरीक्षण करता है। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 337। अध्याय 337 337। अध्याय 337। बहुत कम पढ़ना, छोटी छोटी बातों पर हंगामा करना। नौकरी बदलने के बाद लिन मोयू ने स्वतः ही 40वें स्तर के कौशल में महारत हासिल कर ली। अब स्किल स्क्रॉल का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नई क्षमताओं को जागृत करने के साथ साथ सिस्टम ने उनकी मौजूदा क्षमताओं को भी अनुकूलित और एकीकृत किया। जब लिन मोयू ने अपने कौशल का मूल्यांकन किया, तो उसने पाया कि उनमें से अधिकांश में कोई बदलाव नहीं हुआ था, बल्कि वे और भी बेहतर हो गए थे। पहला बदलाव ब्लेसिंग ऑफ लाइट स्किल में किया गया था। लाइट जेम के माध्यम से प्राप्त ब्लेसिंग ऑफ लाइट स्किल गायब हो गई और एक नई अर्जित स्किल के साथ मिलकर एक निष्क्रिय स्किल बन गई, स्टेटस इम्यूनिटी। स्थिति प्रतिरक्षा, सभी नकारात्मक स्थितियों से प्रतिरक्षित। इस कौशल में जिन नकारात्मक स्थितियों का उल्लेख किया गया है उनमें अभिशाप, नियंत्रण, मुहरे और विभिन्न अन्य अवस्थाएं शामिल हैं। मूल रूप से ब्लेसिंग ऑफ लाइट एक सक्रिय कौशल था, जो प्रत्येक बार प्रयोग किए जाने पर 30 मिनट तक चलता था और इसका कूलडाउन भी 30 मिनट का था। उपयोगी होने के बावजूद इसे मैन्युअल रूप से सक्रिय करना आवश्यक था। अब यह एक निष्क्रिय कौशल बन गया था, जिसे अब जानबूझकर इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं थी, और यह हर समय प्रतिरक्षा बनाए रख सकता था। लिन मोयू के ज्ञान के अनुसार किसी भी पेशे में ऐसा निष्क्रिय कौशल नहीं होता था। यहां तक कि ड्रैगन जाति, जो स्वाभाविक रूप से नकारात्मक स्थितियों के प्रति प्रतिरोधी थी, भी पूर्ण प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं कर सकी। दूसरा बदलाव लिन मोयू की दो सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली शाप देने की क्षमताओं में किया गया था। स्लो कज और डैमेज कज मिलकर एक नया कौशल बन गए, एजंग कज। बुढ़ापा अभिशाप स्तर 40-100 मीटर के दायरे में सभी दुश्मनों को अभिशाप देता है, जिससे उनकी गति 100% कम हो जाती है और उन्हें मिलने वाली क्षति 30% बढ़ जाती है, जो 1 मिनट तक रहती है। सम्लन के बाद मूल स्लो कज का धीमा करने वाला प्रभाव कुछ हद तक कमजोर हो गया। नई स्किल की कज रेंज 100 मीटर हो गई और दुश्मनों की गति आधी हो गई। मूल डैमेज कज की बात करें तो डैमेज में वृद्धि अपरिवर्तित रही, लेकिन रेंज काफी बढ़ गई। कॉम्प्रिहेंसिव एम्प्लीफिकेशन टैलेंट के साथ दुश्मनों की गति 50 गुना कम हो जाएगी और उन्हें मिलने वाला डैमेज 15 गुना बढ़ जाएगा। इस फ्यूजन ने दोनों की शक्तियों को मिलाकर एक दोहरा कस प्रभाव प्राप्त किया और उनके एक साथ काम न कर पाने की कमी को पूरा किया। युद्ध में लिन मोयू को अब इन दोनों में से किसी एक को चुनने की आवश्यकता नहीं थी। तीसरा कौशल। दूसरी बार नौकरी बदलने के दौरान लिन मोयू ने एक नया कौशल जागृत किया, रक्तस्राव अभिशाप। इसके बाद ब्लीडिंग काज टॉक्सिक स्टार रिंग के साथ मिलकर एक नई स्किल बन गई, टॉक्सिक स्टारबस्ट।
टॉक्सिक स्टारबस्ट स्तर 40-100 मीटर के दायरे में सभी दुश्मनों को जहर से नुकसान पहुंचाता है, जिससे उन्हें प्रति सेकंड 400 ताकत के अंकों के बराबर क्षति होती है, जो 100 सेकंड तक रहती है। इस कौशल ने अपनी मूल शक्ति को बरकरार रखा, साथ ही इसकी सीमा और अवधि में काफी वृद्धि हुई। बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाने वाली इस क्षमता के कारण शवों की अनुपस्थिति में ये लिन मोयू की सबसे शक्तिशाली सामूहिक आक्रमण क्षमता होगी। यह प्रति सेकंड 20,000 शक्ति गुणक का नुकसान पहुंचाती है और पूरे 5,000 सेकंड तक बनी रहती है। कुल नुकसान चौंकाने वाला था। यदि इसे प्राइमोर्डियल रून के स्ट्रॉन्ग सोल्जर कौशल के साथ मिला दिया जाए, तो टॉक्सिक स्टारबस्ट की मारक क्षमता भयावह हो जाएगी। तीनों कौशलों में हुए परिवर्तनों की समीक्षा करने के बाद लिन मोयू ने अपना ध्यान अपने नए कौशल कंकाल निशानेबाज को बुलाने पर केंद्रित किया। कंकाल निशानेबाज को बुलाएं। स्तर 1 लौह स्तर के कंकाल निशानेबाज को बुलाएं। शार्पशूटर के प्रकट होने का अर्थ ये था कि अब उसके पास लंबी दूरी से शारीरिक हमला करने की क्षमता थी। अमर आत्माओं की सेना के सदस्यों की संख्या फिर से बढ़ गई, जिसमें अब योद्धा, जादूगर और तीरंदाज शामिल थे। लिन मोयू ने गणना की कि उसने वास्तव में दूसरी नौकरी बदलने के दौरान 3 नए कौशल में महारत हासिल कर ली थी। उनमें से 2 ने पहले से ही निपुणता प्राप्त कौशलों के साथ मिलकर काम किया। एकमात्र सचमुच नया कौशल था समून स्केलेटन शार्पशूटर। इसके अलावा अन्य 2 प्रमुख सम्मोहन कौशल में भी बदलाव आया। स्केलेटन बरसेका को बुलाएं। स्तर 40 प्लेटिनम स्तर के स्केलेटन बरसेका को बुलाएं। स्केलेटन मेज को बुलाएं। स्तर 40 प्लेटिनम स्तर के स्केलेटन मेज को बुलाएं। हालांकि उन्होंने अभी तक विशिष्ट विशेषताओं की जांच नहीं की थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे निश्चित रूप से अधिक मजबूत थे। कौशल की समीक्षा करने के बाद लिन मोयू ने भी कुछ बदलाव देखे। बुलाने की क्षमता बढ़ गई। पहले जॉब चेंज से लेकर हर लेवल अप पर बुलाने की क्षमता 10 बढ़ जाती थी। लेवल 39 पर ये 390 समनिंग स्पेस थे। सामान्य तौर पर लेवल 40 पर 400 समन करने की जगहें होनी चाहिए। इस कार्य के पूर्णीकरण के बाद समनिंग स्पेस बढ़कर 600 हो गया, जो कि पूरे 50% की वृद्धि है। लिच जनरल जितने मरे हुए प्राणियों को ले जा सकता था, उनकी संख्या समनिंग स्पेस के बराबर थी। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक लिच जनरल 600 कंकाल ले जा सकता था। एक 20 सदस्यीय लिच जनरल की एंडेड सेना में 12,000 कंकाल होंगे। इस प्रकार 10,000 सैनिकों की एक सेना का गठन किया गया। इसके अलावा कंकालों की भयावह विशेषताएं। लिन मोयू को लगता था कि वह किसी भी कालकोठरी पर विजय प्राप्त कर सकता है। एक और बदलाव ये था कि उपाधियां और उपकरण सब गायब हो गए थे। शीर्षक विशेषताएं गायब हो गईं। सभी उपकरण अनुपयोगी हो गए। हालांकि उसने अभी भी उपकरण पहन रखा था, लेकिन उसे इससे कोई लाभ महसूस नहीं हो रहा था। लिन मोयू ने सोचा कि शायद इसका कारण उनका पेशा हो सकता है। पहले वह समर्थन से मिलने वाले स्टेटस बोनस का लाभ नहीं उठा सकता था। अब तो पदवी और उपकरण संबंधी बोनस भी अप्रभावी हो गए थे। अब मैं पूरी तरह से खुद पर निर्भर हूं। लिन मोयू ने गहरी सांस छोड़ते हुए धीरे से खुद से कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, वह पहले से ही काफी मजबूत था। अब असीम उत्साह और असीम गुणों के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पास कोई उपाधि या उपकरण नहीं थे। दूसरी बार नौकरी बदलने से बहुत लाभ हुआ। गुण पूरी तरह से विकसित हो गए। ईश्वर स्तरीय प्रतिभाएं, अनुकूलित नए कौशल, सभी शक्तिशाली थे। लिन मोयू ने अपनी आंखें खोली और देखा कि बाय युवान और अन्य 2 लोग पास में ही चाय पी रहे थे। वे उसके नौकरी में बदलाव के प्रति उदासीन प्रतीत होते थे, लेकिन बाय युवान की कभी कभार की निगाहें उसकी सच्ची भावनाओं को उजागर कर देती थीं। लिन मोयू ने इस बात पर ध्यान दिया, लेकिन उसने इस ओर ध्यान नहीं दिलाया। शिक्षक महोदय, सीनियर मिंग, मैंने अपना नौकरी परिवर्तन पूरा कर लिया है। आपकी सुरक्षा के लिए शिक्षकों और सीनियर मिंग का धन्यवाद। लिन मोयू ने आदरपूर्वक तीनों के लिए चाय परोसी। बाय युवान ने सिर हिलाते हुए कहा, कैसा है? हमें बताओ। वे देख सकते थे कि लिन मोयू का नया पेशा नेक्रोमेंसर लॉर्ड था। यह एक ऐसा नया पेशा था जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। लिन मोयू ने अपनी नई प्रतिभाओं और कौशल के बारे में बताया। जब उसने बताया कि नई प्रतिभा ड्रैगन क्रिस्टल से प्राप्त प्रतिभा के साथ मिलकर एक नई ईश्वर स्तरीय प्रतिभा का निर्माण करती है, तो बाय युवान और यान कुआंगशिंग दोनों चौंक गए और एक साथ बोले, ये कैसे संभव है?
केवल मेंग एनवेन ही शांत रही और हल्के से खांसते हुए बोली, इतना हंगामा मत करो, प्रतिभाओं का संगम इतिहास में पहले भी हो चुका है। दोनों का ध्यान तुरंत भटक गया और वे मेंग एनवेन की ओर देखने लगे। बाय युवान ने कहा, मुझे कैसे नहीं पता। बूढ़े मेंग, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मेंग एनवेन ने आगे कहा, ये साम्राज्य इतिहास में पहले पृष्ठ पर दर्ज है, आप स्वयं इसकी जांच कर सकते हैं। सिर्फ प्रतिभाएं ही नहीं, कौशल भी आपस में मिल सकते हैं। इसलिए तुम दोनों बहुत कम पढ़ते हो और बेवजह हंगामा करते हो। लिन मोयू ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह खुद इसे समझा नहीं पा रहा था। पता चला कि प्रतिभा और कौशल का संयोजन पहले भी हो चुका था। यह अच्छा हुआ, इससे उसे बहाना बनाने की परेशानी से मुक्ति मिल गई। मेंग एनवेन ने पूछा, आपका वर्तमान गुण क्या है? लिन मोयू ने सच्चाई से जवाब दिया, आध्यात्मिक गुण अभी अभी प्रकट हुआ है। यान कुआंगशिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हम कुल गुण 150,000। अगर हॉट मीट के बोनस को हटा दें, तो भी कुल गुण 70,000 ही रहेंगे। बुरा नहीं है, अन्य पेशेवरों से बेहतर है। रुको, बाय युवान ने अचानक कहा, शाओ यू, तुमने अन्य 3 गुणों का जिक्र किया, क्या वह कुल गुण है या केवल एक गुण? लिन मोयू ने कहा, एकल विशेषता 47,850। छी! यान कुआंगशिंग ने अपनी चाय थूक दी, जिससे वह सारी चाय बाय युवान के चेहरे पर फैल गई। उसने हैरानी से कहा, तो फिर आपके कुल गुण 250,000 है। लिन मोयू ने सिर हिलाकर इसे खुले तौर पर स्वीकार किया। भगवान के स्तर के विशेषज्ञ होने के बावजूद यान कुआंगशिंग अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए। लेवल 40, जिसमें अन्य पेशेवरों की तुलना में कई गुना अधिक गुण है। बाय युवान ने एक कप चाय पी, उत्साह से उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। तुम्हारा कुल गुणधर्म मध्य स्तरीय दिग्गज पेशेवरों से कई गुना अधिक है, तुम व्यवहारिक रूप से एक मानव रूपी बॉस हो, एक विश्व बॉस हो। लिन मोयू मुस्कुराई और बोली, ये सब शिक्षकों की व्यवस्था की बदौलत है। अगर टीचर यान के दिल के मांस की वजह से ऐसा न होता, तो टीचर बाई की नौकरी में बदलाव हो जाता। और सीनियर मेंग के मार्गदर्शन के बिना, मैं इन गुणों तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने तीनों को इसका श्रेय दिया, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। यान कुआंगशिंग ने इसका श्रेय लेने से इनकार करते हुए कहा, यह आपके अपने प्रयासों से भी अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। बाय युवान ने हाथ हिलाते हुए लिन मोयू की ओर एक छोटा सा डिब्बा उछाला। ये आपके लिए है, आपकी सफल नौकरी परिवर्तन के लिए एक उपहार के रूप में। लिन मोयू ने उत्सुकता से इसे खोला। बॉक्स से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली, जिसके साथ ही तीव्र मौलिक उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। बॉक्स के अंदर 3 गहने थे, एक अंगूठी, एक बाली और एक हार। 3 बॉस एक्सेसरीज और एक ताबीज। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 338। अध्याय 338। 338। अध्याय 338। क्या वह कालकोठरी के अंदर सो गया था? व्हाइट गॉड कोर्टयार्ड से निकलने के बाद भी लिन मोयू ने बाय युवान द्वारा दिया गया छोटा डिब्बा अपने हाथों में पकड़ रखा था। बॉक्स के अंदर 3 बॉस एक्सेसरीज और एक इंटरमीडिएट कूलडाउन टेलिस्मैन थे। मध्यवर्ती कूलडाउन ताबीज स्तर 70 से नीचे के कालकोठरियों के लिए कूलडाउन समय को समाप्त कर सकता है, शेष उपयोग 30/30। बाय युवान बहुत ही विचारशील थी, उन्होंने लिन मोयू के लिए मध्यवर्ती शीतलता प्रदान करने वाला ताबीज पहले ही तैयार कर लिया था। हालांकि इसका इस्तेमाल इंस्टेंस डंजन पैलेस में नहीं किया जा सकता, लेकिन यह अन्य जगहों पर बहुत उपयोगी होगा। लिन मोयू ने कृतज्ञतापूर्वक कूलडाउन ताबीज को एक तरफ रख दिया, फिर तीनों बॉस एक्सेसरीज को देखा। कोर रिंग, प्लेटिनम ग्रेड एक्सेसरी, सभी विशेषताओं में 10% की वृद्धि, सभी नकारात्मक स्थितियों के प्रति प्रतिरोध में 50% की वृद्धि, अवधि में 500% की कमी, सभी कौशल स्तरों में 1 की वृद्धि। ज़क्केन ईयरिंग, प्लेटिनम ग्रेड एक्सेसरी, सभी विशेषताओं में 15% की वृद्धि करता है, सभी नुकसानों को 5% तक कम करता है, और सभी कौशल क्षति को 30% तक बढ़ाता है। फेलिन नेकलेस, प्लेटिनम ग्रेड एक्सेसरी, सभी विशेषताओं को 20% बढ़ाती है, सभी स्किल डैमेज को 30% बढ़ाती है, स्किल कूलडाउन समय को 20% कम करती है। तीनों बॉस एक्सेसरीज प्लेटिनम ग्रेड की थी और उनमें बेहद शक्तिशाली गुण थे। ये निश्चित मात्रा में गुण जोड़ने के बजाय प्रतिशत के हिसाब से गुण बढ़ाते थे। उपयोगकर्ता के आधारभूत गुण जितने मजबूत होंगे, वृद्धि उतनी ही अधिक होगी।
यहाँ तक कि अगर इसका इस्तेमाल लेवल 70 या दिव्य क्षेत्र में भी किया जाए, तो भी कोई समस्या नहीं होगी। इन तीनों सहायक उपकरणों के संयोजन से मूल विशेषताओं में 45% तक की आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है, साथ ही अन्य संवर्धन भी हो सकते हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन्हें पहनकर लेवल 40 का पेशेवर खिलाड़ी लेवल 45 या यहां तक कि 47 के पेशेवर खिलाड़ियों से भी मुकाबला कर सकता है। प्लेटिनम ग्रेड से शुरू करके उपकरणों को भी मंत्रमुग्ध किया जा सकता था। जादूगरों के माध्यम से उपकरणों के गुणों को और भी बढ़ाया जा सकता था। तथापि ये तीनों सहायक उपकरण लिन मोयू के लिए पूरी तरह से बेकार थे। लिन मोयू ने उन्हें आजमाया, लेकिन उन्होंने कोई बोनस नहीं दिया। अब वह एक उपकरण विकर्षक की तरह हो गया था, जिस पर सामान्य उपकरणों और बॉस के सहायक उपकरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वह बाय येयुवान को सामान लौटाना चाहता था, लेकिन बाय येयुवान ने अपना बड़ा हाथ हिलाकर कहा कि उपहार लौटाए नहीं जाने चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर लिन मोयू उन्हें नहीं चाहते हैं, तो वे उन्हें अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं या दूसरों को दे सकते हैं। संक्षेप में, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लिन मोयू उन्हें अपने पास रखे, भले ही उन्हें फेंकना पड़े। लिन मोयू उन्हें अनिच्छा से ही स्वीकार कर सकी। बाय येयुवान ने उससे कहा कि वह पहले अपनी उन्नत विशेषताओं और कौशल के अनुकूल हो जाए, फिर वापस आकर उसे ढूंढे। लिन मोयू ने एक पल सोचा, फिर इंस्टेंस डंजन पैलेस की ओर चली गई। जब वह इंस्टेंस डंजन पैलेस में प्रकट हुआ, तो पहले से गुलजार रहने वाला हॉल पल भर में शांत हो गया। सभी लोग लिन मोयू को श्रद्धांजलि देने के लिए मुड़ गए। उनकी नौकरी में बदलाव की प्रक्रिया अभी पूरी हुई थी, और उनका आत्मविश्वास अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ था। इस समय लिन मोयू एक उन्नत पेशेवर की आभा बिखेर रही थी, जो स्वाभाविक रूप से कई निचले स्तर के पेशेवरों को दबा रही थी। हालांकि इंस्टेंस डंजन पैलेस में उन्नत स्तर के पेशेवर भी थे, लेकिन उनमें से अधिकांश अभी भी निचले स्तर के थे। लिन मोयू को देखकर कई लोगों ने अपने मुंह ढक लिए। लिंग गॉड जनरल, उन्होंने दूसरी बार पदभार ग्रहण कर लिया है। हे भगवान, वह तो अभी आधा साल ही स्कूल में रहा है, इतनी जल्दी दूसरी नौकरी कैसे बदल ली? लिंग गॉड जनरल की समतलीकरण गति बहुत तेज है। बेशक वह हमेशा हेल डिफिकल्टी वाले डंगनों को अकेले ही पार करता है, वह तेज कैसे नहीं हो सकता? मुझे 5 साल लग गए और मैं अभी तक दूसरी नौकरी बदलने के मुकाम तक नहीं पहुंच पाया हूं। उसकी तुलना में तो मैं बिल्कुल बेकार हूं। वहां मौजूद लोग जोश से चर्चा कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी बहुत जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। लिन मोयू की स्थिति और रुतबा अब अलग था। हालांकि वह अभी भी एक छात्र था, लेकिन गॉड जनरल के रूप में उसकी पहचान ने उसे उस स्तर पर पहुंचा दिया था जहां अधिकांश लोग नहीं पहुंच सकते थे। सोचिए, अरबों लोगों वाले उस पूरे दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य में कितने देव सेनापति थे। लिन मोयू उनमें से एक थी। विचारों में डूबे हुए, वह इंस्टेंस डंजन पैलेस में दाखिल हुए और एलिमेंटल डंजन में से एक, विंड एलिमेंटल डंजन को चुनकर उसके अंदर टेलीपोर्ट हो गए। अपनी क्षमताओं से परिचित होने और अपनी विशेषताओं के अनुरूप ढलने का सबसे अच्छा तरीका लड़ना ही था। जितनी ज्यादा लड़ाइयां होंगी, अनुकूलन उतनी ही तेजी से होगा। इसके अलावा लिन मोयू को अभी भी अपने नवजागृत कंकाल निशानेबाजों को स्तर 40 तक प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी। कॉप्स एक्सप्लोजन स्किल के अलावा स्केलेटन शार्प शूटर ही एकमात्र स्किल थी जिसे उसे महारत हासिल करनी बाकी थी। चून की आत्मा अब कोई बाधा नहीं थी, इसलिए उसकी प्रशिक्षण गति पूरी तरह से उसकी कास्टिंग गति पर निर्भर करेगी। लिन मोयू ने कंकाल निशानेबाजों को बुलाने और हटाने के लिए बार बार इस कौशल का प्रयोग किया। वह उन्हें प्रति सेकंड एक बार बुला सकता था। इस बार बार अभ्यास करने से स्केलेटन शार्प शूटर कौशल तेजी से उन्नत हो गया। उसकी आत्मा को जरा भी नुकसान नहीं हुआ था। जो थोड़ी मात्रा में खपत हुई, उसकी भरपाई तुरंत हो गई। हजारों कंकालों में संयुक्त रूप से अपार मात्रा में आत्मा थी, जिससे इसे समाप्त करना लगभग असंभव था। कालकोठरी के बाहर कालकोठरी के उन्नयन की प्रतीक्षा कर रहे लोग हक्का बक्का रह गए। समय बीतता गया, 1 घंटा गुजर गया। कालकोठरी में किसी प्रकार की गतिविधि के कोई संकेत नहीं मिले। फिर दूसरा घंटा, तीसरा घंटा भी बीत गया, और कालकोठरी में अब भी कोई हलचल नहीं दिखी। वलवेंट प्लेन्स कालकोठरी की ड्रीम कठिनाई के लिए वर्तमान रिकॉर्ड 2 घंटे और 32 मिनट है। लिन मोयू 4 घंटे से अधिक समय से अंदर था, और न केवल कालकोठरी का उन्नयन नहीं हुआ था, बल्कि वह बाहर भी नहीं आया था। लिंग गॉड जनरल 4 घंटे से अधिक समय से अंदर हैं, क्या वे कालकोठरी के अंदर सो गए थे?
मुझे नहीं पता क्या हो सकता था। अजीब बात है, यह उनकी सामान्य शैली नहीं लगती। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 339। अध्याय 339। 339। अध्याय 339। एकदम नई अनडेड सेना कौशल के साथ प्रयोग। लिन मोयू को बाहर के लोगों की कोई परवाह नहीं थी। वह कालकोठरी के अंदर ही अपने कौशल का अभ्यास करता रहा। अब असीम उत्साह के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कहाँ अभ्यास करता था। प्रशिक्षण की गति का संबंध केवल उसकी कास्टिंग गति से था। कौशल का स्तर जितना ऊंचा होगा, प्रशिक्षण की गति उतनी ही धीमी होगी। महज 1 घंटे में ही लिन मोयू ने समोन स्केलेटन शार्प शूटर कौशल को स्तर 10 तक पहुंचा दिया था। फिर इसे लेवल 20 तक प्रशिक्षित करने में 3 घंटे और लगे। उसके बाद यह धीरे धीरे और धीमा होता गया। लेवल 30 से 40 तक पहुंचने के लिए, जो एक सरल कार्य था, लिन मोयू ने लगभग 15 घंटे का प्रशिक्षण लिया। अगर उसकी प्रतिभा न होती, तो उसकी आत्मा को जल्दी ठीक करने की गति और महान पृथ्वी ड्रैगन देवता के मांस के बावजूद भी इसमें कई दिन लग जाते। कुल मिलाकर लिन मोयू को समन स्केलेटन शार्पशूटर कौशल को स्तर 40 तक बढ़ाने में लगभग 26 घंटे लगे। प्रशिक्षण अभी भी थोड़ा धीमा था, कास्टिंग की गति उतनी तेज नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। सौभाग्य से मेरी रिकवरी की गति काफी तेज थी। 1 दिन से अधिक समय तक उन्होंने बिना थके लगातार कौशल का प्रदर्शन किया। 40 गुना अधिक तेजी से ठीक होने की क्षमता ने उन्हें भरपूर ऊर्जा बनाए रखने में सक्षम बनाया। किसी कौशल को स्तर 1 से 40 तक प्रशिक्षित करने में 1 दिन से अधिक समय लगा। लिन मोयू की नज़र में तो ये पहले से ही धीमी गति थी। यदि कास्टिंग की गति तेज हो सके, तो प्रशिक्षण की गति और भी बढ़ जाएगी। अब कास्टिंग की गति ही प्रशिक्षण की गति निर्धारित करती थी। कुछ उपकरण कास्टिंग की गति बढ़ा सकते थे, लेकिन लिन मोयू उनमें से किसी का भी उपयोग नहीं कर सकती थी। उन्हें थोड़ा अफसोस होना स्वाभाविक था। अगर दूसरों को पता चल जाए कि वह अब भी इस गति को धीमा समझता है, तो वे निश्चित रूप से उसका उपहास करेंगे। प्लेटिनम स्तर के स्केलेटन शार्पशूटर का शरीर स्केलेटन मेज के समान था, और दोनों ही स्केलेटन वॉरियर से थोड़े छोटे थे। उसके हाथ में हड्डियों की कीलों से ढका हुआ एक धनुष था, जिसकी डोरी अज्ञात सामग्री से बनी थी। इसमें कोई वास्तविक तीर नहीं थे। स्केलेटन शार्पशूटर ऊर्जा तीरों का इस्तेमाल करता था, उसे भौतिक तीरों की आवश्यकता नहीं होती थी। मजबूत धनुष से चटकने की आवाजें आ रही थीं, साथ ही टिमटिमाती रोशनी भी थी, जो देखने में असाधारण लग रही थी। प्लेटिनम स्तरीय कंकाल निशानेबाज। स्तर 40। शक्ति 60,000। फुर्ती 80,000। आत्मा 60,000। जीवन शक्ति 60,000। कौशल सोल लॉक। सोल लॉक निष्क्रिय हमलों के लगने की गारंटी है। स्केलेटन शार्पशूटर के गुण स्केलेटन वॉरियर से कमजोर थे, लेकिन स्केलेटन मेज के बराबर थे। इसकी खासियत यह थी कि यह एक पैसिव स्किल थी। जब लिन मोयू ने इसकी निष्क्रिय क्षमता देखी, तो उसे खुशी का एक जबरदस्त एहसास हुआ। आखिरकार रसातल से आए उन लोगों और ड्रैगन जाति से निपटने का एक तरीका मिल गया है। रसातल में वापस आने पर लिन मोयू पर रसातल तलवार राक्षसों द्वारा दूर से हमला किया गया। हालांकि कंकाल जादूगर जवाबी हमला कर सकते थे, लेकिन इसका प्रभाव नगण्य था। अंततः लिन मोयू उनके बारे में कुछ नहीं कर सकी। अगर वह स्केलेटन मेजिस को स्केलेटन शार्पशूटरों से बदल देता और उनके निष्क्रिय कौशल का उपयोग करता, तो परिणाम निश्चित रूप से अलग होता। इस समय लिन मोयू ये जानने के लिए बेताब थी कि कंकाल निशानेबाज कितने शक्तिशाली हैं। कभी कभी केवल विशेषताओं को ही नहीं, बल्कि वास्तविक प्रभावों को भी देखना आवश्यक होता है। लिन मोयू न तो हिला और न ही कालकोठरी से बाहर निकला। उसने एक के बाद एक कंकालों को बुलाना शुरू कर दिया। अच्छा काम करने के लिए पहले औजार तैयार करने पड़ते हैं। यहां तक कि लेवलिंग के लिए भी उसे पहले अपनी अनडेड सेना को फिर से तैयार करना पड़ा। बुलावे की जगह बढ़ने के साथ रिक्त स्थानों को भरने के लिए अनडेड सेना का विस्तार करना आवश्यक था। उसने लगातार आह्वान किया और पूरी तरह से ऊर्जा भरने में उसे 1 घंटे से अधिक समय लग गया। कालकोठरी के बाहर ज्यादा लोग इंतजार नहीं कर रहे थे। लिन मोयू 1 दिन से अधिक समय से अंदर ही था और बाहर नहीं निकला था, इसलिए कुछ लोगों ने सोचा कि वह चला गया है। कालकोठरी से बाहर निकलने का मतलब यह नहीं था कि कालकोठरी महल से होकर ही गुजरना पड़े। कुछ लोग सीधे अंदर से टेलीपोर्ट करके बाहर निकल सकते थे, लेकिन रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ था, और कालकोठरी का स्तर भी नहीं बढ़ा था,
जिससे ये संकेत मिलता है कि लिन मोयू ने इसे पार नहीं किया था। हालांकि कुछ लोग अब भी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। कालकोठरी के अंदर लिन मोयू ने 1 और घंटा बिताया। अंततः उसने अपनी एंडेड सेना को पूरी तरह से पुनः भर लिया था। कुल मिलाकर 20 एंडेड सेनाएं, जिनमें से प्रत्येक में 600 कंकाल हैं। प्रत्येक में 200 बरसेरकर, 200 मेज और 200 शार्पशूटर होंगे। कुल 12,000 कंकाल। ये बेहद शक्तिशाली और भयावह लग रहा था। लिन मोयू को लगा कि यह उससे भी अधिक शक्तिशाली है जितनी कि उसने पहले सामना की थी ड्रैगन सेना। चलिए इसे आजमा कर देखते हैं। 1.5 दिन तक खड़े रहने के बाद लिन मोयू आखिरकार आगे बढ़ी और मरे हुए लोगों की सेना को कालकोठरी के और अंदर ले गई। जल्द ही उसने राक्षसों का एक समूह देखा। एक पवन तत्व की परी हवा में तैर रही थी। इसके चारों ओर 3 एक जैसे परियां थीं। राक्षसों का एक समूह। लिन मोयू का दिल हलचल से भर गया और लिच जनरल ने एक बफ डालने के लिए अपनी छड़ी उठाई। कौशल, सेना को सुदृढ़ करना। सेना सुदृढ़ीकरण 0%। अनडेड सेना के सभी सदस्यों के गुण अत्यधिक बढ़ गए थे। 4 कंकाल निशानेबाजों ने पहले ही लक्ष्यों पर निशाना साध लिया था। 4 तेज तीर अचानक प्रकट हुए और बिजली की गति से बाहर निकल आए। गति इतनी तेज थी कि लिन मोयू को लगा जैसे बिजली की एक चमक हो। वह उसे अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। उसके नजरिए से देखें तो तीर धनुष से निकलते ही अपने लक्ष्य पर लग चुके थे। थोड़ा चौंककर उसने तुरंत डिटेक्ट का इस्तेमाल किया। पवन परी उन्नत कुलीन राक्षस। स्तर 43। शक्ति 20,000। फुर्ती 30,000। आत्मा 30,000। जीवन शक्ति 30,000। कौशल बवंडर गेंद। विशेषता वायु तत्व के हमलों से प्रतिरक्षित, शारीरिक क्षति 50% तक कम। विंड स्प्राइट पूरी तरह से मौलिक राक्षस नहीं था और न ही वह भौतिक हमलों से पूरी तरह प्रतिरक्षित था। इसके अलावा स्केलेटन शार्पशूटर का हमला केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि उसमें एक विद्युत तत्व का भी समावेश था। यह एक मिश्रित हमला था। टकराना। चारों तेज तीर एक साथ लगे, जिससे केवल एक ही आवाज निकली। हमले का सामना करते ही पवन परियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनकी चपलता का गुणधर्म 30,000 कम नहीं था और उनकी प्रतिक्रिया गति भी तेज थी। चारों पवन परियों के सामने बड़ी मात्रा में पवन तत्वीय ऊर्जा एकत्रित हुई, जिससे तेजी से एक बवंडर का गोला बन गया। टकराना। एक और समन्वित टक्कर की ध्वनि। 1 सेकंड से भी कम समय में शार्पशूटरों के हमलों के दूसरे दौर ने लक्ष्यों को भेद दिया था। पवन परियों की क्षमताएं अचानक बाधित हो गईं, जिससे वे क्षण भर के लिए जम गईं। टकराना, 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 टकराना। लगातार 4 और हमले सफल रहे। हवा के जिन्नों के रुकने और जम जाने के उस संक्षिप्त समय में शार्पशूटरों ने लगातार 4 बार हमला किया। मारना, मारना। 4 मारने के संकेत दिखाई दिए और चारों पवन परियों को मार दिया गया था। सेना सुदृढ़ीकरण बफ प्राप्त करने के बाद हमले की आवृत्ति 3 तीर प्रति सेकंड हो जाती है। मूल रूप से स्केलेटन वॉरियर की आक्रमण आवृत्ति के समान, स्केलेटन मेज की तुलना में थोड़ी तेज। इसकी आक्रमण क्षमता काफी अच्छी है। हालांकि यह स्केलेटन वॉरियर जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ये 100% सटीकता के साथ लंबी दूरी से सटीक प्रहार कर सकता है, जिससे यह अधिक कारगर साबित होता है। लिन मोयू ने तुरंत गणना की और पाया कि स्केलेटन शार्पशूटर की आक्रमण क्षमता स्केलेटन वॉरियर से भी अधिक हो सकती है। इसके बाद उसने कंकाल जादूगरों के नए कौशल को आजमाया। एलिमेंटल एक्सप्लोजन का कोई निश्चित उड़ान पथ नहीं था, बल्कि यह सीधे लक्ष्य पर विस्फोट करता था। इसमें लॉक ऑन क्षमता भी थी। इसके अलावा विस्फोट से 10 मीटर के दायरे में नुकसान होगा और इसमें क्षेत्र प्रभाव हमले की क्षमता होगी। चाहे वह शार्पशूटर के हमले हो या स्केलेटन मेज के हमले, उनसे बचा नहीं जा सकता था। एक बार निशाना साध लिया जाए तो सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। स्केलेटन मेज की स्किल बहुत शक्तिशाली थी। लेवल 43 के विंड स्प्राइट को मारने के लिए शार्पशूटर को 6 तीरों की जरूरत होती थी, जबकि स्केलेटन मेज के एलिमेंटल एक्सप्लोजन को मारने के लिए सिर्फ 3 तीरों की जरूरत पड़ती थी। दोनों ही लगभग बराबर कुशल थे। शार्पशूटर को 6 तीर चलाने में 2 सेकंड लगते थे और स्केलेटन मेज को 3 तीर चलाने में 2 सेकंड लगते थे। हालांकि शक्ति के मामले में स्केलेटन वॉरियर अभी भी सबसे शक्तिशाली था। नई बरसेकर ऑनस्लॉट स्किल लेवल 43 ड्रीम डिफिकल्टी वाले विंड स्प्राइट को पल भर में मार सकती है।
अमर आत्माओं की सेना के साथ प्रयोग करने के बाद लिन मोयू ने अपने नए कौशल के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसकी आध्यात्मिक क्षमता में काफी वृद्धि होने और कौशल स्तर बढ़ने के साथ साथ दोहरे प्रवर्धन के कारण सोल फ्लेम और बोन स्पाइक्स की शक्ति में भी उसी अनुपात में वृद्धि हुई। टॉक्सिक स्टारबस्ट भी बहुत उपयोगी था। एजेंट कस के साथ मिलकर ये समूह को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम था। अमर सेना के बिना भी लिन मोयू के पास स्वयं जबरदस्त मारक क्षमता थी। यदि एंडेड सेना एजेंट कस के साथ सहयोग करती है तो वे इस ड्रीम डिफिकल्टी वाले कालकोठरी में मौजूद हर चीज को पल भर में मार सकते हैं। शापित पवन परियों पर कंकाल निशानेबाजों द्वारा गोली चलाना पक्षियों पर गोली चलाने जैसा था। एक तीर एक शिकार प्रयोगों के बाद लिन मोयू को अपनी युद्ध क्षमता का पुनर्तः अंदाजा हो गया था। उसने गहरी सांस ली। कालकोठरी को गंभीरता से साफ करने का समय आ गया है। उसने विंड एलिमेंटल डंजन में बहुत ज्यादा समय बिता दिया था और ड्रीम डिफिकल्टी को पार करना व्यर्थ था। उसने मरे हुओं की सेना को वापस बुला लिया और निर्णायक रूप से कालकोठरी से बाहर निकल गया, फिर से प्रवेश करने से पहले समय को रीसेट कर दिया। कालकोठरी को आधिकारिक रूप से खाली करने का समय आ गया है। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 340 अध्याय 340 340 अध्याय 340 सभी राक्षसों का सफाया कालकोठरी का उन्नयन। लिन मोयू कालकोठरी से बाहर निकली और फिर उसमें दोबारा प्रवेश किया। कुछ ही सेकंडों के भीतर वह फिर से कालकोठरी के हॉल में प्रकट हुआ और तुरंत ही कुछ चौकस व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित कर लिया। जनरल लिन गए ही नहीं। वह एक दिन से अधिक समय तक बिना लड़े कालकोठरी में रहा। वह क्या कर रहा है? मैं समझ गया। जनरल लिन ने शायद अपना पेशा बदल लिया है और कालकोठरी में अपने कौशल का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन क्या कौशल अभ्यास कौशल प्रशिक्षण हॉल में नहीं किया जाना चाहिए? शायद जनरल लिन के कौशल विशेष हैं और उन्हें कालकोठरी में अभ्यास करने की आवश्यकता है। कई तरह की अटकलें और अनुमान लगाए जा रहे थे। लिन मोयू ने अपनी दूसरी नौकरी बदलने के बाद अपना पहला डंजन रन शुरू कर दिया था। वलविंड मैदान विशाल थे, जो दूर दूर तक फैले हुए थे, जहां तक नजर जा सकती थी। आगे बढ़ने के लिए एक दिशा चुननी आवश्यक थी, और यह बहुत संभव था कि वह दिशा गलत हो। लेकिन लिन मोयू के लिए यह बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं थी। 20 मरे हुए सैनिकों की सेनाएं फैल गईं, और 12,000 कंकाल सभी दिशाओं में टूट पड़े। उसके दिमाग में कालकोठरी का नक्शा तेजी से आकार ले रहा था, और अज्ञात क्षेत्रों की गहन जांच की जा रही थी। प्लेटिनम स्तर के कंकालों में नियंत्रण सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। लिन मोयू को अभी भी अधिकतम नियंत्रण सीमा का पता नहीं था। पलक झपकते ही कंकाल अपनी सीमा तक पहुंचे बिना ही 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, अंततः कंकाल कालकोठरी के किनारे तक पहुंच गए। संपूर्ण वोलाविंड प्लेन्स गोलाकार था, जिसकी त्रिज्या लगभग 25 किलोमीटर थी। मैदानों में केवल एक ही प्रकार का राक्षस पाया जाता था, पवन परियां। वे 3 या 4 के समूहों में मैदानों में बिखरे हुए दिखाई देते थे, जिनकी कुल संख्या 1000 से अधिक थी। कभी कभी कुछ पवन परियां अकेले भी पाई जाती थीं। 25 किलोमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान में बिखरे हुए 1000 राक्षस वास्तव में बहुत विरल थे। अगर 6 लोगों की टीम मैदान में उतरती तो वहां मौजूद सभी राक्षसों को हराना लगभग नामुमकिन होता। ये काम सिर्फ लिन मोयू की अमर सेना ही कर सकती थी। कंकाल मैदानों में इधर उधर भागते रहे और अंत में किनारे पर अगले चरण का मार्ग पा लिया। इस समय तक मैदानों पर मौजूद सभी पवन परियों को मार दिया गया था। जब मार्ग की रक्षा कर रहे चारों पवन परियों को भी हटा दिया गया, तो बवंडर के मैदानों पर कोई राक्षस नहीं बचा था। इस क्षण कालकोठरी थोड़ी थोड़ी कांपने लगी। लिन मोयू के होठों पर मुस्कान आ गई। यह अपग्रेड हो गया है। उसे समझ आ गया था कि वोलाविंड प्लेन्स कालकोठरी का अपग्रेड तंत्र पिछली अग्नि देवता और जल देवता कालकोठरियों से अलग था। अपग्रेड को सक्रिय करने के लिए जल्दी से मारना नहीं, बल्कि पूरी तरह से मारना महत्वपूर्ण था। जब तक वोलाविंड प्लेन्स के सभी राक्षसों को मार नहीं दिया जाता, तब तक कालकोठरी का उन्नयन होता रहेगा। इस समय तक लिन मोयू को कालकोठरी में 1 घंटे से अधिक समय हो चुका था। कालकोठरी के बाहर खड़े छात्रों ने एक एक करके निराशा भरे भाव दिखाए। ऐसा लगता है कि जनरल लिन इस बार भी कालकोठरी के उन्नयन को सक्रिय नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि जनरल लिन सर्वशक्तिमान नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वह नहीं कर सकते।
आखिरकार जनरल लिन ने अभी अभी दूसरी बार नौकरी बदली है। हालांकि उनके पास जनरल का पद है, लेकिन उनकी वास्तविक क्षमता अभी भी अन्य जनरलों से काफी पीछे है। शायद पिछली बार जनरल लिन कालकोठरी को उन्नत करने का तरीका खोजने के लिए पूरे दिन कालकोठरी के अंदर ही रहे होंगे। कुछ लोगों ने लिन मोयू की असफलता पर खुशी जताते हुए व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। उनके शब्दों में ईर्ष्या झलक रही थी। कुछ लोगों को लिन मोयू पसंद नहीं थे, जबकि अन्य लोगों ने उनके समर्थन में आवाज उठाई। कालकोठरी को अपग्रेड न कर पाना सामान्य बात है। कालकोठरी को अपग्रेड करना इतना आसान नहीं है। कौन निश्चित रूप से कह सकता है कि इसकी कार्यप्रणाली कैसे काम करती है? मैं वल्लविंड प्लेन्स गया हूं, और उसका नक्शा अविश्वसनीय रूप से विशाल है। कम समय में पर्याप्त राक्षसों को मारना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, तो कोशिश क्यों नहीं करते? दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क थे। अचानक कालकोठरी का भंवर तेजी से घूमने लगा, जिससे हवा के झोंके निकलने लगे और एक जोरदार आवाज हुई। कालकोठरी के अंदर हवा का तेज बहाव हुआ, जो बाहर की ओर बह रहा था और सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। जिन लोगों को अभी अभी लगा था कि लिन मोयू ऐसा नहीं कर सकती, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। कालकोठरी का उन्नयन हो गया। लिन मोयू ने वाकई कमाल कर दिखाया। लिन मोयू का समर्थन करने वाले सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। लिन मोयू से ईर्ष्या करने वाले लोग परेशान दिखे और मुंह फेर लिया। वल्लविंड प्लेन्स से गुजरना भी हवा के एक झोंके जैसा था। तेज हवा का झोंका जिसमें हवा के तत्व अत्यधिक सघन थे। लिन मोयू हवा पर कदम रखते हुए आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे हल्की कोमलता महसूस हुई, मानो रुई पर चल रहा हो, एक बेहद जादुई एहसास। मरे हुए लोगों की सेना को पहले ही खदेड़ दिया गया था, और हवा उसे तेजी से आगे ले जा रही थी। लिन मोयू हवा में उड़ गई, जमीन को बहुत पीछे छोड़ते हुए। उसकी दृष्टि में वल्लविंड प्लेन्स धीरे धीरे छोटे होते गए, यहां तक कि वे पूरी तरह से गायब हो गए। लिन मोयू के सामने एक नया मैदान प्रकट हुआ। यह मैदान बड़ा नहीं था, इसका व्यास केवल लगभग 5 किलोमीटर था, जो पिछले बवंडर के मैदानों की तुलना में काफी छोटा था। लेकिन यह नया विमान वास्तव में हवा में तैर रहा था। इसके नीचे एक विशाल बवंडर था, जिसकी अपार शक्ति ने पूरे मैदान को ऊपर उठा दिया। यह दृश्य देखकर लिन मोयू विस्मय से भर उठी। इस तरह का कारनामा करने के लिए कितनी अपार शक्ति की आवश्यकता होगी? उसके सामने का दृश्य अत्यंत आश्चर्यजनक था। बवंडर ने चमत्कार की तरह मैदानी महाद्वीप को उठा लिया। अब उसे बवंडर के मैदानों की उत्पत्ति का कारण समझ में आ गया था। हवा उसे मैदान में ले गई। जैसे ही वह उतरा, एक भयंकर बवंडर उससे टकरा गया। बवंडर तलवारों की तरह तेज था, लेकिन उसका हड्डियों का कवच चमक रहा था, जिससे बवंडर को रोकते हुए खनकने की आवाज आ रही थी। लिन मोयू ने बवंडर की अनदेखी करते हुए कुछ कदम आगे बढ़ाए। अंततः उसे मैदान स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। हर जगह भयंकर बवंडर थे, जो घनी आबादी वाले थे। कोई राक्षस नहीं। लिन मोयू ने अचानक अपने ऊपर लगातार टकराने वाले बवंडरों को देखा और महसूस किया कि ये दुश्मन थे। उसने अपनी जासूसी क्षमता का इस्तेमाल किया। वल्लविंड स्प्राइट नरक स्तर का कुलीन राक्षस। स्तर 44। शक्ति 40,000। फुर्ती 40,000। आत्मा 10,000। जीवन शक्ति 50,000। कौशल बवंडर हमला। विशेषता वायु तत्व से प्रतिरक्षा, शारीरिक प्रतिरक्षा। कालकोठरी के उन्नयन के साथ उसके अंदर मौजूद राक्षस भी अधिक शक्तिशाली हो गए। लेवल 44 के हेल लेवल एलीट मॉन्स्टर्स का कुल एट्रीब्यूट 140,000 था। 50,000 जीवन शक्ति, साथ ही वायु तत्व और शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता के साथ। स्केलेटन बर्सेर्कर्स पूरी तरह से बेकार थे। स्केलेटन शार्पशूटरों की आक्रमण शक्ति में काफी कमी आई थी। सौभाग्य से कंकाल जादूगर अभी भी मौजूद थे। इसके अलावा इन शुद्ध मौलिक राक्षसों के पास कोई शव नहीं थे, इसलिए शव विस्फोट का उपयोग नहीं किया जा सकता था। अनुभवी होने के नाते लिन मोयू जानता था कि वह उन्हें एक एक करके ही पार कर सकता है। एक विचार के साथ ही मरे हुओं की सेना प्रकट हो उठी। 4,000 कंकाल जादूगरों ने राक्षसों का सफाया करना शुरू कर दिया। लिच जनरल के संवर्धन के साथ कुछ एलिमेंटल विस्फोट एक वल्लविंड स्प्राइट को मार सकते थे। टीम ने तेजी से प्रगति की और लिन मोयू ने कठिनाई की परवाह किए बिना आगे बढ़ना जारी रखा। जहां भी मृतकों की सेना जाती थी, वहां से वल्लविंड स्प्राइट्स को तुरंत हटा दिया जाता था।
दूर से लिन मोयू ने सैकड़ों बवंडर परियों के पीछे एक तैरता हुआ महल देखा। विशालकाय पत्थर भी हवा में तैर रहे थे, जिससे महल तक जाने के लिए एक लटका हुआ मार्ग बन गया था। मृतकों की सेना आगे बढ़ी और जल्दी ही उस मार्ग तक पहुंच गई। कंकाल पत्थरों पर कूदकर महल की ओर बढ़ने लगे। लिन मोयू की चपलता में काफी वृद्धि हुई थी। हालांकि यह स्केलेटन बर्सेरकर्स और स्केलेटन शार्पशूटरों जितनी अधिक नहीं थी, फिर भी स्केलेटन मेजेस की तुलना में कहीं अधिक थी। वह भी उछलकर खड़ा हो गया और पत्थरों के बीच से होते हुए महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह महल के बाहर बने चबूतरे पर कूदा, एक विशाल ताड़ का पेड़ उसकी ओर आ गिरा। वह ताड़ का पेड़ लिन मोयू से कई गुना बड़ा था, जिसके केंद्र में एक तेज धार वाले ब्लेड की तरह बवंडर उठ रहा था। लिन मोयू ने वार नहीं टाला। उसके बगल में कई कंकाल बरसेरकर प्रकट हुए और एक साथ अपनी क्षमताओं का प्रयोग करते हुए हथेली के वार का मुकाबला करने के लिए विशाल कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया। कई जोरदार धमाकों के साथ लाल रोशनी से जगमगाती विशाल कुल्हाड़ियां एक विशाल ताड़ के पेड़ से टकरा गईं। एक चीख सुनाई दी और खून से लथपथ विशालकाय ताड़ का पेड़ तेजी से पीछे हट गया। लिन मोयू ने महल के सामने एक विशालकाय बाघ के आकार के राक्षस को खड़े देखा। बाघ के आकार का वह राक्षस लगभग 10 मीटर लंबा था, जिसके शरीर पर घने बाल थे और उसकी पूंछ सीधे आकाश की ओर उठी हुई थी और वह अपने दांत उस पर दिखा रहा था। यह एक बवंडर से घिरा हुआ था, जिसमें हवा के तत्व इतने सघन थे कि वे नीले रंग के दिखाई दे रहे थे। जैसे दैवीय हथियार हों, वे हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। वलवेंट टाइगर नरक स्तर का कुलीन नेता। स्तर 45। शक्ति 60,000। फुर्ती 50,000। आत्मा 20,000। जीवन शक्ति 50,000। कौशल बवंडर पंजा आंधी प्रहार। विशेषताएं वायु तत्व से प्रतिरक्षा, शारीरिक क्षति आदि, बढ़ी हुई जीवन शक्ति, बढ़ी हुई गति। इसके गुणों पर एक नजर डालने के बाद लिन मोयू ने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसके गुण किसी लॉर्ड लेवल बॉस के बराबर भी नहीं थे, यह उसके ध्यान देने लायक भी नहीं था। वलवेंट टाइगर ने लिन मोयू पर हमला किया और अविश्वसनीय गति से उसकी ओर दौड़ा। गति बढ़ाने की विशेषता, इसकी पहले से ही उच्च चपलता और पवन तत्व के प्रोत्साहन के साथ यह अत्यधिक गति से आगे बढ़ा। इसने परछाई बनाई, जो लिन मोयू की दृश्य सीमा से परे चली गई, जिससे इसकी सटीक स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो गया। लेकिन लिन मोयू को इसकी स्थिति पर नजर रखने की आवश्यकता नहीं थी। एक हल्की सी गूंज के साथ एक लाल बत्ती चमक उठी। कौशल बुढ़ापे का अभिशाप। निशाना लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रवर्धन के बाद 5,000 मीटर की रेंज पूरे महल, यहां तक कि पूरे तैरते मैदान को भी कवर करने के लिए पर्याप्त थी। वलवेंट टाइगर ने तुरंत अपनी गति धीमी कर ली। कई बार गति कम होने के कारण वह धीमी गति से चलने लगा। उसके सिर के ऊपर एक खून से लाल रंग की तलवार प्रकट हुई, जिसके मूठ से एक हथकड़ी लटक रही थी। दो अभिशापों का एक साथ मिल जाना। अगले ही पल स्केलेटन मेजेस और स्केलेटन शार्पशूटरों ने एक साथ हमला कर दिया। संपर्क सेवा की शर्तें।